Hello students, let's begin with today's lecture. In today's lecture, we're going to continue with the director's provision. So by far what we have completed, appointment of director we have completed, also disqualification of director was done, also that is first director provisions, alternate director, additional directors, women director, casual vacancy was all being done in the previous lecture. और आज के lecture में हम continue करेंगे with duties of directors, powers of directors, also resignation एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स को अपन कंप्लीट करेंगे. कुछ और एडिशनल प्रोविजन दैट इज रेम्यूनरेशन एंड रोटेशन वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, जो छोटा सा पार्ट रह जाएगा हमारा. ठीक है. ऑल्सो दैट इज हम कुछ एडिशनल प्रोविजंस करेंगे फॉर डायरेक्टर बिकॉज इन द रिसेंट एग्जाम जो प्रीवियस एग्जाम था आपका दिसंबर 24 अटेम्प्ट का, उसके अंदर कुछ एडिशनल टॉपिक्स जो मॉड्यूल के अंदर थे भी नहीं वो पूछा गया था. सो वी नॉट गोइंग टू रिस्क अवर अटेम्प्ट इन दिस अपकमिंग अटेम्प्ट. सो मेक श्योर करेंगे अपन कुछ एडिशनल प्रोविजंस जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है हम उसको भी कंप्लीट अच्छी तरीके से करके जाएंगे. अभी शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर के साथ. हम सबसे पहला सेक्शन करेंगे दैट इज ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर. ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं. सी, अब बेसिकली डायरेक्टर्स, कल भी हमने बात किया था, डायरेक्टर्स आर द पर्सन्स हु आर एम्प्लॉयड फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. See, shareholders are the owners of the company. They invest in the company. They purchase the shares of the company. They make the heavy amount of investment in the company. अब बेसिकली शेयर होल्डर मतलब कौन? मालिक है भाई. ठीक है. सो दे अपॉइंट. अब शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में होते हैं. ठीक है. रिलायंस के कितने करोड़ों शेयर होल्डर्स है. टाटा कंपनी के कितने सारे शेयर होल्डर्स है. रिलायंस कंपनी के, टाटा कंपनी के, अदानी के, विप्रो के, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, बहुत बड़ी बड़ी पब्लिक कंपनीज है जिसके अंदर बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके रखी है. नाउ द फंड शैल बी यूटिलाइज फॉर द लेजिटिमेट पर्पस. तो उनको मेक श्योर करना है कि उनका पैसा कोई गलत हाथ में ना चला जाए. So they do not going to come in person and manage the affairs of the company. They elect the representatives. जो कि हमने कल देखा था कि शेयरहोल्डर्स के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का नाम है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. वो डायरेक्टर्स को क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं जनरल मीटिंग के अंदर. शेयरहोल्डर्स होते हैं, उनकी मीटिंग बुलाई जाती है और मीटिंग के अंदर वो रेजोल्यूशन पास करके डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं. देन डायरेक्टर मैनेजेस और कंडक्ट्स द अफेयर्स ऑफ द कंपनी ऑन डे टू डे बेसिस. क्लियर है क्या? अब ये डायरेक्टर्स की कंपनी को मैनेज करते हुए क्या ड्यूटीज है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो सेक्शन 166 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर प्रोवाइड करी गई है. क्या है? वन बाय वन अपन अच्छी तरीके से इसको कंप्लीट करते हैं. देखो, सेक्शन 166 प्रोवाइड्स द प्रोविजंस रिलेटेड टू ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स. अब डायरेक्टर्स की क्या ड्यूटीज है वो किसके अंदर प्रोवाइड किया गया है? सर सेक्शन 166 बात करते हैं. सेक्शन 166 टॉक्स अबाउट ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर. सो अब पहली ड्यूटी क्या है? अ डायरेक्टर शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद एओए. अब आप सभी को पता है देयर आर टू इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी. सी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी डिक्टेट व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी for which purpose the company is being incorporated, whereas in the articles of association of the company there are rules and regulations. So AOA के अंदर rules and regulations लिखे होते हैं, किस प्रकार हम कौन सी एक्टिविटी करेंगे, क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे. अगर जैसे फॉर एग्जांपल शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस करना है तो क्या प्रोविजन, क्या लॉ, कैसे पास करेंगे वो लिखा होता है उसके अंदर. शेयर ट्रांसफर के रिलेटेड चीजें लिखी होती है. सो कंक्लूडिंग, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज अ बाय लॉ डॉक्यूमेंट और रूल्स एंड रेगुलेशन डॉक्यूमेंट जिसके अंदर हर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं किस प्रकार बिजनेस को कंडक्ट करना चाहिए. सो इट शैल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी डायरेक्टर. It shall be the responsibility of every director to act in accordance with AOA. So that is हमारे हमारे डायरेक्टर्स, जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनको मेक श्योर करना है वो एओए के अंतर्गत रह के ही काम करेंगे. मतलब जो एओए के अंदर प्रोविजंस मेंशन्ड है दे आर रिक्वायर्ड टू एक्ट ओनली विद इन द पावर्स ऑफ एओए. मतलब एओए के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा है उसके विद इन ही उनको काम करना है, कोई भी अल्ट्रा वायरस एक्टिविटी नहीं करनी है उनको. क्लियर है क्या? ओके. सो अ डायरेक्टर शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस मेंशन्ड इन एओए. जो एओए के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके हिसाब से ही आपको पूरे काम कंडक्ट करने हैं. क्लियर हुआ क्या? चलो आगे बढ़ेंगे. हम कौन सा सेक्शन करें? मेरे साथ आपको बार बार रिपीट करते रहना है. सो दैट इज गोइंग टू बी बेटरमेंट सिचुएशन फॉर यू इन अ मैटर दैट कि आपको सेक्शंस याद हो जाएगा और प्रोविजंस भी याद हो जाएंगे और एकदम लॉजिकली आप समझ भी लेंगे. क्लियर है क्या? चलो साथ में आगे बढ़ते हैं. सो सेक्शन 166 टॉक्स अबाउट ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर. पहली ड्यूटी क्या है? दैट द डायरेक्टर शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. सो हर एक डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर एक डायरेक्टर की ये ड्यूटी होती है क्या सर कि जो भी एओए के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन करके रखे हैं उसके हिसाब से उनको उनके काम कार्य करने हैं. क्लियर हुआ? चलो लेट्स मूव टू the next duty of director. A director shall act in good faith, okay, in order to promote the objects of the company and in the best interest of the company and stakeholder. अब that is आपका काम ही वो है
नाउ द डायरेक्टर्स आर बीइंग अपॉइंटेड फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। हमने आपको अपॉइंट क्यों किया? वी हैव अपॉइंटेड यू फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। अब समझो, मान लो हमारी कंपनी कौन सी है? आवर कंपनी इज एंगेज इन बेसिकली ऑटोमोबाइल सेक्टर। हमारी कंपनी ऑटोमोबाइल वाली है। हमने दैट इज ए बी सी डी 4 डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर दिया। इनको मेक श्योर करना है कि वो गुड फेथ में काम करेंगे, बोनाफाइड बोनाफाइड मैनर, दैट इज गुड फेथ मतलब बोनाफाइड मैनर मतलब बिजनेस के हित में काम करेंगे। वो मेक श्योर करेंगे ऐसे कुछ डिसीजंस ले, ऐसे कुछ पॉलिसी बनाए, ऐसे कुछ प्लान्स आर्टिकुलेट करे जिससे हमारा बिजनेस और बेटर 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 सिचुएशंस पे पहुंचता जाए। सो सी, वी हैव अपॉइंटेड यू फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अवर बिजनेस वेल मैनेज्ड। हम हमारे बिजनेस के अंदर आपको अपॉइंट क्यों किए हैं? क्योंकि हमारे को हमारे बिजनेस को बहुत बेटर बनाना है। ठीक है, इट हैज टू बी वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी ड्यूटी बनती है कि ऐसे डिसीजन मेकिंग करिए जो बिजनेस के गुड फेथ में जाए। हमारा दैट इज शेयर होल्डर्स का, स्टेक होल्डर्स का क्या हो जाए? इंटरेस्ट प्रमोट हो, मतलब बिजनेस अगर बढ़ेगा। मान लो मैंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखी है 100 रुपए की, अगर वो कंपनी प्रॉपर परफॉर्म करती है तो स्टॉक मार्केट में शेयर की वैल्यू 100 से 1000 हो गई। इसका मतलब क्या? हमारे इंटरेस्ट में कंपनी ने काम किया। अल्टीमेटली डायरेक्टर्स हैव टेकन सच गुड डिसीजंस ड्यू टू व्हिच माय शेयर प्राइस हैज गॉट इंक्रीज। सो डायरेक्टर्स रिस्पांसिबिलिटी शैल बी ऑलवेज टू एक्ट इन गुड फेथ and for the betterment of the company, also to promote the objects of the company। जिस काम के लिए आपको अपॉइंट किया है, कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट है, उसको प्रमोट करिए, बेटर करिए, कंपनी का बिजनेस को बढ़ाइए। ठीक है, ऐसे पॉलिसी डिसीजन मेकिंग करिए जिससे बिजनेस अपना ग्रो हो और अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स का भी इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? प्रोटेक्ट हो जाएगा एंड प्रमोट हो जाएगा। अब मान लो गाइस, देयर आर टू वर्ड्स, वन देयर इज समथिंग कॉल्ड शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स। अब दोनों में सबसे बड़ा टर्म कौन सा है? द बिगेस्ट टर्म और द वाइडर और द ब्रॉड टर्म इज स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स मतलब क्या? जो भी कंपनी से रिलेटेड लोग हैं उनको स्टेक होल्डर्स कहते हैं। एंड शेयर होल्डर मतलब कौन? जो बेसिकली सी स्टेक होल्डर के अंदर ही शेयर होल्डर आ गए। शेयर होल्डर इज नथिंग बट द पर्सन हु परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी, वेदर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, उसको सिर्फ शेयर होल्डर कहा जाता है। बट स्टेक होल्डर मतलब जो भी कंपनी से रिलेटेड व्यक्ति लोग हैं जिनका कंपनी के अंदर डायरेक्टली इंडायरेक्टली हिस्सा है, ऐसे लोगों को स्टेक होल्डर, हिस्सेदार भी कहा जाता है। एक्सिन क्या? शेयर होल्डर भी अपनी कंपनी के स्टेक होल्डर्स हो गए। गवर्नमेंट हो गए, हम गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते हैं। क्रेडिटर्स दैट इज डिबेंचर होल्डर्स, डिपॉजिटरी, ये भी स्टेक होल्डर्स हो गए, हमने उनका पैसा लेकर के रखा है। द मैटर ऑफ एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, ये सारे स्टेक होल्डर्स है। जो भी बिजनेस से रिलेटेड है उनको स्टेक होल्डर्स कहा जाता है। ठीक है, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अपन ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर करें, सेक्शन 166 है। ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर का सेक्शन क्या है? सेक्शन 166। ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 166। सो इसके अंदर क्या बोला है? इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द डायरेक्टर टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द। तो पहला ड्यूटी है, हर एक डायरेक्टर का रिस्पांसिबिलिटी होता है कि उनको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो भी रूल्स रेगुलेशंस मेंशन्ड है उनको ऑब्जर्व करते हुए अपने बिजनेस को मैनेज करना है, कंडक्ट करना है। ठीक है, अ डायरेक्टर शैल ऑलवेज एक्ट इन गुड फेथ ऑफ द कंपनी इन ऑर्डर टू प्रमोट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, जो कि अपने सेकंड ड्यूटी देगा। इसका मतलब ये है हमेशा डायरेक्टर को गुड फेथ में काम करना है, बिजनेस के बारे में सोचना है, बिजनेस के हित के बारे में सोचना है, कैसे बिजनेस प्रमोट हो, कैसे बिजनेस और सक्सेसफुल हो, कैसे बिजनेस के अंदर हम ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग करें जिससे बिजनेस और ग्रो और अपलिफ्ट हो। सो डायरेक्टर शैल बी गार्डेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट डायरेक्टर शैल ऑलवेज एक्ट इन गुड फेथ in order to promote the objects of the company and in the best interest of the company। एकदम बेस्ट से बेस्ट आपको डिसीजन मेकिंग करनी है जिससे कंपनी का बिजनेस, जिससे कंपनी के मैनेजमेंट स्ट्रेंथन हो और बेटर तरीके से आप आपके स्टेक होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को सर्व अपॉन कर पाओ, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। अल्टीमेटली देखो, अगर आपका बिजनेस में प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करोगे, आपका बिजनेस ग्रो होगा तो अल्टीमेटली प्रॉफिट ग्रो होगा। अगर आपका प्रॉफिट ग्रो होगा, आप ज्यादा डिविडेंड आपके शेयर होल्डर्स को दे पाओगे एंड अल्टीमेटली ऐसी कंपनी इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द इट इज गुड कंपनीज into the market। एग्जांपल टाटा, रिलायंस, इनका नाम बार-बार हम क्यों लेते हैं? बिकॉज़ दे आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ब्लू चिप सिक्योरिटी वाली कंपनी। ब्लू चिप सिक्योरिटी कंपनी मतलब ऐसी सिक्योरिटीज, सी ब्लू चिप सिक्योरिटीज क्या होता है? जिनका शेयर्स ऐसा होता है कि सबको चाहिए कि हमारे पोर्टफोलियो में इस कंपनी का शेयर्स हो, क्योंकि इनका हाई वैल्यू सिक्योरिटी होता है। जैसे अगर बात करें आप एमआरएफ टायर, एवरीबॉडी नोज एमआरएफ टायर, सबको चाहिए कि भाई एमआरएफ टायर का हमारे दैट इज पोर्टफोलियो में सिक्योरिटी हो ही। ठीक है, चलो। Then director shall exercise his duties with skill and reasonable care। हाँ, सोच समझ के डिसीजन मेकिंग करिए। ऐसा नहीं कि दैट इज चलो मैं डायरेक्टर हूं, मैं डिसीजन मेकिंग कर लिया। हाँ, रिस्क लेनी इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग द बिजनेस। आप बिजनेस करते हो तो रिस्क गोज हैंड इन हैंड, बिजनेस एंड रिस्क डेफिनेटली इज गोइंग टू गो हैंड इन हैंड, बट मेक श्योर करिए कि आप कैलकुलेटेड रिस्क ले लीजिएगा। ऑल इन ऑल आउट ऐसा नहीं होता। आप जो रिस्क ले रहे हो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए, आपका जस्टिफिकेशन होना चाहिए। उस रिस्क के साथ उतना लेवल ऑफ रिटर्न्स भी आना चाहिए। आपने रिस्क ले लिया 100% की, बट रिटर्न सिर्फ
हार्डली 0.% में आ रहा है. सो इट डज नॉट वर्क्स लाइक दैट. सो डायरेक्टर शैल मेक श्योर ही शुड टेक द गुड पॉलिसी डिसीजन, बट मेक श्योर कि रीजनेबल केयर एंड ड्यू डिलिजेंस से काम करे, अच्छी तरीके से काम करो, रीजनेबल केयर करते हुए आप कंपनी के बिजनेस को आगे लेकर जाओ. क्लियर है क्या? सो फर्स्ट ड्यूटी क्या है? अ डायरेक्टर शैल ऑलवेज एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी. एओए के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन करके रखे होते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हुए डायरेक्टर को अपना काम कंडक्ट करना है. So A, director shall act in accordance with articles of association of the company. Second, he shall always act in good faith, best interest of the company, promote the objects of the company. Clear है? आपको बिजनेस के हित में काम करना है, बिजनेस को प्रमोट करना है, ठीक है, टू टेक द बिजनेस ऑन अनदर लेवल. एंड दैट इज, अगर ये सब अच्छे से होगा तो शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट होगा या फिर इंप्रूव होगा. डायरेक्टर शैल एक्सरसाइज हिज ड्यूटीज विद स्किल एंड रीजनेबल केयर. सोच समझ के एंड रीजनेबल केयर करते हुए कोई भी डिसीजन मेकिंग आपको करना है. ठीक है, चलो. डायरेक्टर शैल नॉट इन्वॉल्व इन अ सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. वेरी गुड. दिस वर्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आप बाद में जाके भी बहुत जगह इसको दैट इज देखोगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सर? अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या? देखो, आपको ना, आपने देखो, आपने ओसीएम दैट इज, आई होप आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा. दैट इज इसके अंदर एक दैट इज प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फैल के 14 प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल था, समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज अ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. मतलब डायरेक्टर को मेक श्योर करना है कभी भी वो बिजनेस करते करते अगर उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब बताता हूँ, सुन लो पहले, सुन लो. ओके, चलो चलो देखो, अपन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब समझते. सो दैट इज, इन अवर गिवन केस, दैट इज समझो एबीसी लिमिटेड नामक की कंपनी है. ठीक है, एबीसी लिमिटेड नामक की कंपनी है एंड इसके दैट इज 4 डायरेक्टर्स है. ए, मिस्टर बी, सी and D. There are 4 directors of this company. Now, Mr. D also has his own sole trading concern wala business that is engaged in tours and travels. Tours and travels वाला business है. ये बहुत well established business है Mr. D का. See, Mr. D is the businessman of this tours and travels. Also at the same time is serving as a director to the board of ABC Limited. ठीक है. अब ये director इसकी सारी मीटिंग हुई. अब बोर्ड मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि दैट इज, देखो, इनकी जो एबीसी लिमिटेड कंपनी है तो इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया ही है. अभी सारे डायरेक्टर्स ने क्या डिसाइड किया कि लेट्स टेक द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग इन दुबई. तो इन्होंने सोचा कि नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग अपन क्या करते हैं, चलो दुबई, हलबीबी, लेट्स कम टू दुबई. तो नेक्स्ट मीटिंग, बोर्ड मीटिंग कहाँ पे होगा? दुबई में होगा. अब ये बोर्ड मीटिंग में एक चेयरमैन था, उसने क्या बोला, सारे डायरेक्टर्स ने डिसाइड कर लिया ना कि अभी अपन नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग दुबई में करेंगे. सो अपन क्या करते कि टिकट विकेट्स कुछ अगर एडवांस में बुकिंग करना है तो हमारे को बता दो, मतलब मैं टिकट्स बुकिंग कर लेता हूँ. नाउ द मैटर ऑफ फैक्ट इज, अभी वो जो दैट इज, हाँ, जो चेयरमैन ने क्या डिसाइड किया कि बुकिंग करेगा वो. अब मिस्टर डी इज ट्राइंग वेरी हार्ड कि वो क्या करे, दैट इज वो ऑलरेडी जो कंपनी का एस्टैब्लिश टूर्स एंड ट्रैवल्स है वहां से ना करके खुद के टूर्स एंड ट्रैवल से ही क्या करवाए, टिकट्स बुक कराए. बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज, चेयरमैन ने क्या बोला कि दैट इज मैं टिकट्स बुक कराता हूँ, बट जो ऑलरेडी जो कंपनी का जिसके साथ टाइप है उसके पास से इसको बहुत हेवी डिस्काउंट मिलता है, मतलब कंपनी को बहुत हेवी डिस्काउंट मिल सकता है अगर जो डेली बेसिस पे जिसके पास से टिकट्स बुकिंग कराते हैं. अब मिस्टर डी क्या सोचता है, देख, अगर कंपनी मेरे पास से टिकट बुकिंग कराएगा तो अल्टीमेटली फायदा तो मेरा ही है. ठीक है, कंपनी का एक्सपेंस है बट फायदा तो मेरा है. ठीक है, बट वो ही इज ट्राइंग वेरी हार्ड कि दैट इज ए कंपनी जिससे हमेशा टिकट बुकिंग कराती है उससे ना करके मेरे पास से बुकिंग कराए. अब ये क्या हो रहा है, डायरेक्टर्स का ना कॉन्फ्लिक्ट, डायरेक्टर एंड मिस्टर डी उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है. वो क्या चाहता है, कंपनी जिसके पास से हमेशा टिकट बुक कराती है उसके पास से ना बुक करवा के उसके बिजनेस से टिकट बुक कराए. इट इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. सो अगर ऐसा कभी भी सिचुएशन आता है, सो डायरेक्टर को क्या करना चाहिए, डायरेक्टर को मेक श्योर करना चाहिए व्हाट इज द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. सो डायरेक्टर शुड नॉट लुक फॉर हिज ओन पर्सनल इंटरेस्ट, ही शुड ऑलवेज थिंक इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि दैट इज अगर कंपनी मेरे पास से टिकट बुकिंग कराएगी तो मुझे बेनिफिट होगा. ही शुड ऑलवेज थिंक फ्रॉम द कंपनीज पर्सपेक्टिव कि कंपनी का कहां से फायदा हो रहा है. So the director should never involve in a situation or dilemma in the matter that results into conflict of interest. So conflict of interest shall be avoided by any director whenever it occurs. देख लीजिएगा यहाँ पे एक सेकेंड देख लो.
डायरेक्टर शैल नॉट इन्वॉल्व इन अ सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। समझा अच्छे से? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब देखो सिंपल है। देखो आपका इंटरेस्ट और कंपनी का इंटरेस्ट, तो हमेशा एज ए डायरेक्टर आपको क्या करना है, कंपनी के लिए बेटर क्या है, कंपनी के फायदे में क्या है, तो आपको खुद का इंटरेस्ट सेकंड रखना है, कंपनी का इंटरेस्ट प्राइमरी रखना है। सो कंपनी के फायदे से सोचना है। इन अवर गिवन केस मिस्टर रेड्डी को ये नहीं सोचना चाहिए कि कंपनी अगर मेरे पास से टिकट्स बुकिंग करेंगी तो दैट इज डायरेक्टर को फायदा होगा। अभी डायरेक्टर को यही सोचना चाहिए कंपनी किधर से भी बुकिंग करे, बट कंपनी को लीस्ट एंड लीस्ट कॉस्ट में उनका दैट इज वो काम हो जाना चाहिए। क्लियर है क्या? सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला सिचुएशन समझा आपको? ओके, सो ऐसा सिचुएशन कभी भी अराइज उसको करवाना नहीं है। क्लियर है क्या? ओके, चलो। सो ड्यूटी क्या है डायरेक्टर का? सेक्शन 166 लिस्ट आउट सर्टेन ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। ए, द डायरेक्टर शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। एओए के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन्ड है, उसको मद्देनजर रखते हुए ही डायरेक्टर्स को अपना कार्य करना है। नेक्स्ट, दैट इज द डायरेक्टर शैल ऑलवेज एक्ट इन द गुड फेथ। उनको दैट इज बोनाफाइड मैनर में कंपनी के फायदे के लिए काम करना है, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करना है। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, बेटर डिसीजन मेकिंग करिए, पॉलिसी डिसीजन इतने अच्छे बनाए कि कंपनी का बिजनेस बढ़े, बिजनेस बढ़ेगा तो दैट इज डिविडेंड होगा, ज्यादा डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर कर पाएगी, एंड इन दैट सिनेरियो शेयर होल्डर्स का भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होगा। नेक्स्ट, दैट इज डायरेक्टर शैल एक्सरसाइज हिज ड्यूटीज विद स्किल एंड रीजनेबल केयर। इसका मतलब ये है कि दैट इज जो भी डिसीजन मेकिंग डायरेक्टर्स कर रहे हैं उनको केयर रख के करना है, ड्यू एंड रीजनेबल केयर, सोच समझ के स्किल्स को अप्लाई करिए कि क्या ये हमारे को प्रोजेक्ट अडॉप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, डायरेक्टर शैल नॉट इन्वॉल्व इन अ सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो कभी भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसी सिचुएशन में डायरेक्टर को खुद को इन्वॉल्व करना नहीं चाहिए। और कभी भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर होता है, सो डायरेक्टर शैल ऑलवेज थिंक दैट द कंपनीज इंटरेस्ट शुड बी गिवन द प्रायोरिटी ओवर हिज ओन पर्सनल इंटरेस्ट। तो डायरेक्टर को हमेशा कंपनी के हित के लिए काम करना चाहिए, कंपनी के बेनिफिट के लिए काम करना चाहिए, ना कि खुद के। क्लियर है क्या? चलो, अभी तक अपन ने कितने के एक बार क्विकली इसको सबको देखते हैं, आपको पता है क्या? चलो, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर सेक्शन कौन सा है? ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर का सेक्शन है सेक्शन 166। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 166। मेरे साथ बोलो, सेक्शन कौन सा है? 166। वंस अगेन, सेक्शन कौन सा है? 166। ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 166। फर्स्ट, director shall act as per articles of association. Next, they shall act in the best interest of the company, promote the objects of the company, and basically promote the interest of the stakeholders or shareholders. ठीक है। नेक्स्ट, दैट इज दे शैल नॉट इन्वॉल्व इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, मेक श्योर करना है कि दैट इज जो भी वो डिसीजन मेक करे, एक्सरसाइज स्किल एंड ड्यू एंड रीजनेबल केयर। ठीक है, चलो अभी अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी इसके बाद दैट इज डायरेक्टर शैल नॉट असाइन हिज ऑफिस एंड एनी सच असाइनमेंट शैल बी वर्ड। अब मान लो दैट इज मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर हूं। ठीक है, आई एम बीइंग अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी। अब मैं दैट इज मैं डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहा हूँ, मस्त चल रहा है। अब एनी फाइन डे मैं बोलता हूँ मेरे भाई को, भाई ये काम कर ले, मेरे को आज जाने का मन नहीं है। ठीक है, सोच रहा हूँ कि 2-3 दिन नहीं जाता, तू मेरे जगह पे जाके डायरेक्टरशिप की पोजीशन को संभाल। भाई ये डोनेशन मंदिर नहीं है। ठीक है भाई, ये दैट इज ना कि बस स्टॉप का सीट नहीं है कि अगर चलो मैं थक गया तू बैठ जा। इट डज नॉट वर्क्स लाइक दैट। इट इज द रेप्यूटेड पोजीशन और बेसिकली इट इज अ रिस्पॉन्सिबल पोजीशन, एंड दैट मस्ट बी हेल्ड बाय द पर्सन हु इज अपॉइंटेड इन दैट पोजीशन। सो इन दैट सिनारियो आप आपका ऑफिस, अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर अपॉइंटेड हो, वो आप पोजीशन किसी और को असाइन या फिर किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। समझा कि नहीं समझा? क्योंकि आपको एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है बाय शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। इन दैट सर्कमस्टांस आप आपकी पोजीशन किसी को असाइन कर नहीं सकते। अगर आपने आपकी ऐसी पोजीशन किसी को असाइन अगर की है, सो इन दैट सर्कमस्टांसेस ऐसी असाइनमेंट क्या हो जाएगी? वॉइड हो जाएगी, उस असाइनमेंट को माना ही नहीं जाएगा। क्लियर है क्या? सो डायरेक्टर इज नॉट अलाउड टू असाइन हिज ऑफिस टू एनी अदर पर्सन। अगर आप उस कंपनी के डायरेक्टर हो तो आप उस कंपनी के डायरेक्टर रहेंगे। आप ऐसा नहीं बोल सकते 5 दिन जाने का मन नहीं करता है, भाई ये काम कर रहे हैं मेरी जगह तू चले जा। इट डज नॉट वर्क्स लाइक दैट। क्लियर है? ये थी ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। इट वाज वेरी इजी। आई होप आपको समझोगे। चलो क्विकली एक बार रिवीजन करेंगे, फिर अभी अपन आगे बढ़ेंगे। चलो, सेक्शन 166 बताता है ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। ए, फर्स्ट ड्यूटी क्या है? दैट इज डायरेक्टर शैल एक्ट एज पर एओए। Second, they must act in the good faith or best interest of the company, promote the objects of the company, act in the interest of the stakeholders. They must indulge into activity with reasonable and due care. सावधानी बरत के काम करना है, रिस्क लेनी है, बट मेक श्योर करना है स्किल लगा करके रिस्क लेनी, कैलकुलेटिव रिस्क लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट, दे शैल नॉट इन्वॉल्व इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में राइज नहीं होने का। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं कराने का मतलब अगर कंपनी का
कंपनी का इंटरेस्ट और आपका इंटरेस्ट अगर क्लैश हो रहा है तो मेक श्योर करो कि आप दैट इज आपका इंटरेस्ट को बाजू में रखो, कंपनी के बेनिफिट के लिए, कंपनी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो, कंपनी के फायदे के लिए काम करो। और नेक्स्ट, आप आपका ऑफिस किसी और को असाइन नहीं कर सकते। यू आर होल्डिंग द पोजीशन ऑफ डायरेक्टरशिप, सो यू कैन नॉट असाइन। एक काम कर दोस्त, तेरे को बनने के मेरे डायरेक्टर, आ जा, चलो एक कंपनी का डायरेक्टर बना, आ जा तू बन, मैं 2 दिन के लिए घर में बैठता हूँ। इट डज नॉट वर्क्स लाइक दैट। ऐसी असाइनमेंट को वाइड माना जाता है। आई होप अच्छे तरीके से आपका सेक्शन 166 कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है क्या? चलो, सेक्शन 166 का है, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर का है। क्लियर है? चलो अभी अपन आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट सेक्शन को देखते हैं। ओके, सो आफ्टर 166 अपन करेंगे अभी सेक्शन 179, दैट इज पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। व्हाट आर द पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अपन इसके अंदर देखेंगे। दैट इज द पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो पावर्स है वो उनको बोर्ड मीटिंग में ही बाय बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके ही करने पड़ेंगे। ये सारे मैटर्स है जिसके रिगार्डिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास एक्सप्लिसिट पावर है, वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग क्या है वो देखते हैं। सेक्शन अपन कौन सा कर रहे हैं? सेक्शन 179। So board of directors shall exercise the following powers by passing board resolution at the board meeting. अच्छा, आपको पता है गाइस, आपको पता है कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग करने के लिए किसका अप्रूवल चाहिए? सर सिंपल सी बात है, मालिक है तो मालिक का अप्रूवल चाहिए, दैट इज शेयरहोल्डर का अप्रूवल चाहिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, जो कि आप रॉन्ग नहीं हो। बट मालिक का अप्रूवल कब लेना है, इसके लिए पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है। बता दो समझो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर द पर्सन हु मैनेजेस द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, दे आर एंगेज्ड इन मैनेजमेंट। अब ये लोग क्या डिसाइड करते हैं कि समझो हमारे को ना डिविडेंड डिक्लेयर करना है। ये बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग है। डिविडेंड देना वैसे कि कंपलसरी नहीं है, बट जब कंपनी अच्छा हैंडसम प्रॉफिट्स करती है, इन दैट सर्कमस्टांसेस कंपनी सोचते है कि डिविडेंड देना चाहिए। बट बीओडी बीओडी पहले क्या करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहले बोर्ड मीटिंग करते हैं और उसमें बोर्ड रेजोल्यूशन पास करते हैं कि हमारे को डिविडेंड डिक्लेयर करने का है। तो ये लोग है ना रिकमेंडेशन देते हैं। रिकमेंडेशन मतलब इनका रिकमेंडेशन क्या है? एक ये लोग को ही पता है ना, क्योंकि ये लोग डेली बेसिस पे ये लोग फाइनेंशियल्स के साथ डील करते हैं, कंपनी के बिजनेस को हैंडल करते हैं। इनको पता है कि कंपनी के अंदर कितना प्रॉफिट है, कितना पैसा है, तो उसके अकॉर्डिंगली लोग रिकमेंड करते हैं। मतलब ये लोग बोलते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, जितना भी प्रॉफिट है उसका हम लोग दैट इज 3% ये बार डिविडेंड देंगे। मान लो आपकी कंपनी का 1000 करोड़ प्रॉफिट है, तो उसका दैट इज अगर अपन देखोगे, अपन क्या करेंगे, दैट इज 3% अपन उसका डिविडेंड देंगे। सो इन दैट सर्कमस्टेंस हमने सोचा कि 30 करोड़ का डिविडेंड देते हैं। इन दैट सर्कमस्टेंसेस 30 करोड़ का लोग सोच रहे कि क्या देंगे, डिविडेंड देंगे। अब मेरे को बताओ गाइस कि ये डिविडेंड देने का रिकमेंडेशंस किसने दिया है? डिविडेंड देने का रिकमेंडेशन इट इज बीइंग गिवन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोर्ड रेजोल्यूशन में बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके डिसाइड किया कि डिविडेंड देना चाहिए। ये बस रिकमेंडेटरी स्टेज है। अब ये लोग क्या करेंगे, इनका बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ, अब ये लोग बुलाएंगे मालिक को, दैट इज जनरल मीटिंग बुलाएंगे। सारे शेयर होल्डर्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे और बाद में जो रेजोल्यूशन वो लोग डिसाइड करेंगे कि डिविडेंड इतना देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। उसके बेसिस पे बाद में वो चीज एग्जीक्यूट होगी। सो द पॉइंट टू बी नोटेड माय गाइस, इसका मतलब ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं बहुत सारी चीजें और बाद में जब वो फाइनलाइज करनी होती है तो वो शेयर होल्डर्स के सामने पेश करके रखते हैं कि दैट इज एक काम करो, आप इसको अप्रूव करो। आप बोले हाँ तो हम करेंगे, आप बोले ना तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, सो ऐसे कुछ कुछ एरियाज होते हैं। बट यहाँ पे जो दैट इज चीजें जो मेंशन करके रखी है, सो इन दिस सर्कमस्टांसेस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर दे करके रखी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ये सारे मैटर्स के अंदर पावर दे करके रखी है कि ये सारी चीजें जो डेली बेसिस की है या फिर बेसिकली इनमें से ऐसे कुछ चीजें भी है दैट इज जिनके लिमिट है, तो अगर लिमिट के अंदर है तो आप लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद ही कर लोगे ना तो भी चलेगा। ठीक है, इसके अंदर ऐसा शेयर होल्डर्स को, हाँ कोई अगर इसके अंदर से भी ऐसे कुछ कुछ जैसे बायबैक है, ठीक है, तो बायबैक अप टू अगर 10% होगा। आप जब बायबैक में आओगे तो आपको पता होगा, आई होप दैट इज ए रिवीजन वीडियो है, आपको पता हो। सो मैं प्रिज्यूम करूं कि अपने बायबैक वायबैक के कभी ना कभी तो पढ़ा या फिर कभी ना कभी समझा होगा। इफ नहीं, सो दैट इज उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। यू आर बेसिकली गुड टू गो एंड रिवाइज फ्रॉम दैट ऑल्सो। सुनिए, तो बेसिकली मैं क्या क्या रहा था कि दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब बायबैक करते हैं, कंपनी डिसाइड करती है कि बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज एंड शेयर्स करना चाहिए। सो इन दैट सर्कमस्टांस अगर वो 10% तक है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद ही वो कर सकते हैं बायबैक, तो शेयर होल्डर्स की परमिशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट इन द गिवन केस अगर वो 10% से ज्यादा है, इन दैट सर्कमस्टांस आपको शेयर होल्डर्स का बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन अप्रूवल लेना पड़ता है। अभी हम क्या कर रहे हैं सर, कमिंग बैक टू टॉपिक, तो ये बेसिकली ऐसी पावर्स है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद एक्सरसाइज कर सकते हैं बाय टेकिंग द डिसीजन एट द बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे, इनमें से कोई मैटर डिस्कस करेंगे, हाँ, और वो रेजोल्यूशन पास करके अगर सारे डायरेक्टर्स ने बोला करना है तो वो लोग क्या करेंगे, ये चीज को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। क्या है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर, चल देखते हैं।
टू मेक कॉल्स ऑन शेयर होल्डर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी अनपेड ऑन देयर शेयर्स। हालांकि अभी ये चीज दैट इज फॉलो नहीं होती है, बट दैट इज पहले कैसा हुआ करता था, आपको दैट इज शेयर का पैसा ना इंस्टॉलमेंट्स में पे करना पड़ता था। जैसे समझो, मान लो कि आपकी शेयर की प्राइस है ₹10, तो आपको, अगर समझो मैंने एक कंपनी का, मैं एक कंपनी का एक ही मैंने शेयर परचेस किया है, सो मुझे ₹10 पे करनी होगी। सो पूरा ₹10 पहले ही पे नहीं करना होता है। इन दैट केस आपको समझो मैंने एप्लीकेशन मनी पे करा है ₹2, बाद में अलॉटमेंट मैंने पे करा है दैट इज ₹3, फिर मैंने फर्स्ट कॉल पे किया 2, एंड दैट इज मैंने सेकंड या फिर फाइनल कॉल पे किया 3। सो दैट इज ऐसे पार्टीशंस में या फिर बेसिकली ऐसे इंस्टॉलमेंट्स में पैसा पे करना होता है। अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिल करके डिसाइड करते हैं कि क्या दैट इज कभी कौन सा कॉल मंगाना चाहिए। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो आपने पहले ही भर दिया, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी तो आपने पहले ही भर दिया स्टूडेंट्स, बट अभी आपको पे करना है दैट इज फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, दैट इज ₹2 एंड ₹3। तो कौन सा कॉल कब मंगवाना चाहिए, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहले मीटिंग कंडक्ट करते हैं, एंड इन विच दे डिसाइड कि अनपेड अमाउंट है दैट इज ₹10 में से ₹5 आ चुका है, बाकी का ₹5 पेंडिंग है। तो कब कौन सा कॉल का पैसा मंगाना चाहिए, कब डिमांड करना चाहिए, that is being decided by the board of directors at the board meeting. I hope आपको ये समझा होगा। सेक्शन 179 क्या बोलता है, these are certain powers which are required to be exercised by the directors by passing board resolution in board meeting. So board meeting में आएंगे, इनमें से कोई भी अगर पावर उनको एक्सरसाइज करना है, डिस्कस करेंगे, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसेंट देंगे, और उसके बाद इनमें से वो दैट इज पावर को क्या कर पाएंगे, वो एग्जीक्यूट इंप्लीमेंट कर पाएंगे। पहली पावर कौन सा था, टू मेक कॉल्स ऑन शेयरहोल्डर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी अनपेड ऑन द शेयर्स। जैसे कि अपने गिवन एग्जांपल में ₹10 की शेयर्स थी, तो दैट इज उसका पार्टीशन था, तो कौन सा कॉल कब मंगवाना है, कौन सा कॉल कब मंगवाना है, ये पावर दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होता है, वो दैट इज कॉल मनी डिमांड कर सकते हैं शेयर होल्डर के पास। आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। क्लियर हुआ क्या? सेक्शन 179 टॉक्स अबाउट द पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स which are required to be discharged by the board of directors in the board meeting only। तो पहली पावर कौन सी है गाइस? तो पहली पावर सर ये है कि दैट इज दे हैव द पावर, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द पावर टू डिमांड द मनी अनपेड ऑन द शेयर्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स ने अगर शेयर लेके रखा है, उसके ऊपर अगर कुछ अनपेड मनी है, तो कब डिमांड करना चाहिए, कब वो पैसा कॉल करना चाहिए, ये किसके पास पावर है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है। आई होप दैट इज क्लियर। ठीक है, टू मेक कॉल्स ऑन शेयर होल्डर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी अनपेड ऑन द शेयर्स, टू मेक द कॉल्स ऑन शेयर होल्डर्स, उनको हम बताएंगे कि आपका इतना पैसा बाकी है, अब अभी आप पे कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। अगर आपको बायबैक ऑफ सिक्योरिटी करना है, ठीक है, सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके डिसाइड करेंगे बायबैक करना है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रेजोल्यूशन पास करके डिसाइड किया कि बायबैक करना है, सो इन दैट केस दे आर अलाउड टू प्रोसीड फॉर बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज ऑल्सो। क्लियर हुआ क्या? चलो आगे बढ़ेंगे। टू इशू सिक्योरिटीज दैट इज डिबेंचर्स वेदर इन और आउटसाइड इंडिया। अभी कंपनी को समझो फाइनेंसेस की रिक्वायरमेंट है, तो उनको लगता है कि नहीं, हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी इशू करते हैं, शेयर इशू करते हैं, ठीक है, डिबेंचर इशू करते हैं, और पैसे दैट इज क्या करते हैं, पैसे अपन पूल करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स पूल करते हैं। या तो इंडिया में इशू करनी चाहिए या फिर आउट ऑफ इंडिया में इशू करनी चाहिए, ये भी पावर उनके पास है, वो डिसाइड कर सकते हैं कौन सी सिक्योरिटी इशू करनी है, शेयर इशू करनी चाहिए, डिबेंचर इशू करनी चाहिए, इंडिया में इशू करनी चाहिए या फिर इंडिया के बाहर इशू करनी चाहिए। ठीक है, तो सिक्योरिटीज इशू कब करनी चाहिए, ठीक है, डिबेंचर इशू करना चाहिए, इंडिया में इशू करना चाहिए कि इंडिया के बाहर इशू करना चाहिए, दैट इज ऑल्सो पावर विच लाइज विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड दे कैन डिस्चार्ज सच पावर। पहला पावर उनके पास क्या है, टू डिमांड द कॉल मनी फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, टू डिमांड द कॉल मनी फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। ठीक है, सेकंड कौन सा, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, बायबैक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पावर कौन सा है कि दैट इज टू इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। अभी पैसा आ गया, टू इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी इशू करेंगे और उसके बाद कंपनी के पास पैसा आ जाएगा। सिक्योरिटी कहां पे इशू करना चाहिए, इंडिया में इशू करना चाहिए या फिर फॉरेन कंट्री में इशू करना चाहिए, कौन सा, शेयर इशू करना चाहिए फिर डिबेंचर इशू करना चाहिए, ये सब किसके पास पावर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। आई होप यू गाइस आर गेटिंग इट। अगर कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट है, प्लीज पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन, और ऑल्सो यू आर फील free to reach out to us through Law with RB page which is available on Instagram. You do not require to follow it. If that is, आप ऐसे ही मैसेज भेज दोगे तभी आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। सेक्शन 117 में क्या बोलते हैं, दीज आर द पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पावर को डिस्चार्ज करेंगे इन द बोर्ड मीटिंग। पहला पावर क्या है सर, पहला पावर क्या है, टू डिमांड द कॉल मनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पहला पावर क्या है, टू डिमांड द कॉल मनी। अगर कॉल मनी बाकी है, मतलब हमने शेयर इशू करके रखे, अभी तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी फुल्ली पेड ऑफ शेयर इशू होती है, आपको पहले ही सारे पैसे पे करने पड़ते हैं, पहले ऐसा हुआ करता था। इन दैट केस अगर कॉल के ऊपर कुछ भी पैसा बाकी है, तो डायरेक्टर्स के पास दैट इज पावर है, वो कॉल मनी को डिमांड कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्या है, बायबैक ऑफ सिक्योरिटी। बायबैक ऑफ सिक्योरिटी करना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो भी पावर है कि बायबैक ऑफ सिक्योरिटी करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज टू इशू सिक्योरिटीज। कब इशू सिक्योरिटी करनी चाहिए, शेयर इशू करना चाहिए, डिवेंचर इशू करना चाहिए, इंडिया में इशू करना चाहिए कि इंडिया के बाहर इशू करना चाहिए। दिस ऑल पावर लाइज विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, मूविंग अहेड टू बोरो मनीज। अब बोरो मनी मतलब बेसिकली देखो आपको लोन लेना चाहिए, सो कितना अमाउंट ऑफ लोन लेना चाहिए, दैट इज ऑल्सो बेसिकली हाँ इसका एक लिमिट है सेक्शन 180 के अंदर, वो भी अपन बाद में देखेंगे। बट फिलहाल के लिए इतना समझो कि डायरेक्टर ऑफ ये भी पावर है कि वो लोन ले सकते हैं, बोरो कर सकते हैं मनी, बाय वे ऑफ डिपॉजिट ले सकते हैं फ्रॉम डिपॉजिटर्स। ठीक है, डिबेंचर भी बोरोइंग ही होता है, बट डिबेंचर इज जनरली फॉर लॉन्ग टर्म, डिपॉजिट से पैसा लिया वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, सो आप पैसा बोरो भी कर सकते हो। पहले में आपने क्या किया, सिक्योरिटीज को इशू किया। ठीक है, एंड टू बोरो मनी दैट इज लोन्स, अगर आपको लेना आप ले सकते हो। ठीक है, चलो देखो पहले अपन ने क्या, टू डिमांड द कॉल मनी फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। सेकंड हमने सर क्या किया, सेकंड दैट इज बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज करने का पावर रखते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट सिक्योरिटी इशू करना चाहिए, इंडिया में इशू करना चाहिए, आउटसाइड इंडिया में इशू करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, डिवेंचर करना चाहिए। ये सारा पावर किसके पास है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है सर। नेक्स्ट टू बोरो मनीज, तो कितना मनी बोरो करना चाहिए, ये भी इनके पास पावर है डिसाइड करने की। ठीक है, टू इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द कंपनी। अब कंपनी के पास फंड्स आ गया है, हमने बोरो करके या फिर शेयर इशू करके फंड्स जमा कर लिया, अब ये पैसा कहाँ पे डिपॉजिट करना चाहिए, फिर ये पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये भी पूरा पावर किसके पास होता है, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। ये तो भाई लेजिट है, रीजन बीइंग दे आर द मैनेजमेंट पर्संस, सो दे मस्ट बी हैविंग सच काइंड ऑफ पावर्स। they have full control to investment into the, that is where to invest the funds or assets of the company, कहाँ पे कितना पैसे इन्वेस्टमेंट करना है, ये पावर उनके पास है। ठीक है, एकदम अच्छे से एकदम प्रॉपरली समझिएगा, आपके जहन में उतर जाएगा सारा चीज, तो एकदम कंठस्थ हो जाएगा आपको। देखो स्टार्टिंग में क्या, स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट फ्लोर क्या है, टू डिमांड कॉल मनी फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। सेकंड क्या है, दैट इज बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज करने का पावर है। थर्ड क्या उनके पास, टू इशू सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी कौन सी इशू करनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए, डिवेंचर करनी चाहिए, इंडिया में इशू करना चाहिए, आउटसाइड इंडिया में इशू करना चाहिए, पूरा पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। नेक्स्ट दैट इज क्या है, टू बोरो मनी, कितना मनी बोरो करना चाहिए, वो भी दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पावर है। नेक्स्ट पावर कौन सा है, टू इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द कंपनी, कहां कहां कंपनी का फंड्स इन्वेस्टमेंट अपन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लियर है क्या, इतना पक्का समझा, ओके। अभी कंपनी लोन भी ग्रांट कर सकते हैं, इंटर कॉर्पोरेट लोन समझते हो, द मैटर ऑफ फैक्ट समझो हम एबीसी लिमिटेड है, अब बीसीजी लिमिटेड बोल रहा है कि दैट इज हे एबीसी लिमिटेड, हे एबीसी लिमिटेड हमारे को लोन दो, सो द मैटर ऑफ फैक्ट इज एबीसी लिमिटेड हमारी कंपनी है, एबीसी हमारी कंपनी है, एंड समझो दैट इज बीसीजी दूसरी कंपनी है, बीसीजी लिमिटेड दूसरी कंपनी है, सो इनके पास ये लोन मांग रहे हैं। सो एबीसी लिमिटेड के डायरेक्टर्स के पास पावर है टू ग्रांट लोन्स, टू ग्रांट लोन्स टू बीसीजी लिमिटेड, टू ग्रांट लोन्स और गिव गारंटी और प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर लोन्स। अब टू ग्रांट लोन सबको समझा होगा, अब क्यों गारंटी का मतलब क्या, मान लीजिए देखो एक सेकंड लीजिए, जस्ट अ सेकंड। हाँ, मान लो देखो, एबीसी लिमिटेड हमारी कंपनी है, एबीसी लिमिटेड समझो हमारी कंपनी है, और दूसरी कंपनी बी सी जे लिमिटेड। ठीक है, अब बीसीजी लिमिटेड ने बोला एबीसी हमारे को क्या आप लोन दे सकते हो, सो डायरेक्टर के पास पावर है टू ग्रांट लोन्स, इनको वो लोन दे सकते हैं, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स बोलते हैं। सो एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को लोन दिया, ये दैट इज किसके पास पावर है, दिस पावर इज बीइंग हेल्ड बाय डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स क्या कर सकते हैं, दैट इज एक कंपनी के डायरेक्टर दूसरे कंपनी को लोन दे सकते हैं। ठीक है, दैट इज ग्रांटिंग ऑफ लोन्स। नेक्स्ट है टू गिव गारंटी, टू गिव गारंटी। अब मान लो ये था एक, अब दूसरे सिनेरियो में कैसा है, एबीसी लिमिटेड ने बीसीजी लिमिटेड को बोला भाई लोन नहीं दे सकते, तेरे लोन नहीं दे सकते बट तेरे लिए गारंटी दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो बीसीजी लिमिटेड वेंट टू एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, और एचडीएफसी बैंक को जाके बोला कि हमारे को लोन दो, तो एचडीएफसी बैंक बोला ठीक है हम आपको 1000 करोड़ का लोन देने के लिए रेडी है, बट आपको गारंटर लेकर आना पड़ेगा कि जो आपके बिहाफ पे पे करेगा अगर आप नहीं पे कर पाओगे। सो बीसीजी लिमिटेड ने क्या बोला, ठीक है हम गारंटी लेकर आते हैं। सो एज हमने एबीसी लिमिटेड हमने बीसीजी को लोन नहीं दिया बट हम उनके गारंटर बन गए। ठीक है, तो हमने एचडीएफसी को बोला हे एचडीएफसी बीसीजी को लोन दे दो, हे एचडीएफसी बीसीजी को आप लोन दे दो, हे एचडीएफसी आप बीसीजी को लोन दे दो। If BCG fails to pay, we will pay. If BCG fails to pay, we will pay. So ये डायरेक्टर के पास होती है पावर टू गिव गारंटी, समझा अच्छे से। सो दैट इज यहाँ पे क्या, एबीसी लिमिटेड ने लोन नहीं दिया बट एबीसी लिमिटेड ने गारंटी दिया है, किसके लिए, बीसीजी लिमिटेड के लिए, किसको दिया है, एचडीएफसी को। क्लियर है क्या, चलो नेक्स्ट, या फिर थर्ड क्या,
या फिर थर्ड क्या, देखो अब द मैटर फैक्ट इज, देखो बीसीजी लिमिटेड ने क्या किया, बीसीजी लिमिटेड ने एचडीएफसी के पास गए और बोला कि दैट इज लोन दो, तो एचडीएफसी ने बोला कि ठीक है लोन दे देंगे, आपको गारंटर लेके आना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, दैट इज उसने बोला कि ठीक है एबीसी हमारा गारंटर बनेगा, तो एबीसी बिकेम द गारंटर ऑफ बीसीजी लिमिटेड। दिस इज वेरी मच क्लियर। या फिर समझो उसने बोला कि सिक्योरिटी चाहिए, या फिर समझो उसने बोला सिक्योरिटी चाहिए, तो बीसीजी लिमिटेड ने बोला एबीसी लिमिटेड एक काम करना, लोन मत दे, तेरे पास कुछ सिक्योरिटी है क्या, तेरे पास कुछ सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी दे दे। तो दैट इज अभी एचडीएफसी के फेवर में हमने क्या इशू किया है, सिक्योरिटी इशू किया है। इसका मतलब समझो हमारे पास 1000 सीआर का लैंड था, दैट इज एबीसी लिमिटेड के पास 1000 सीआर का लैंड वाज अवेलेबल। सो इन दैट सर्कमस्टेंस बीसीजी को लोन मिल गया और एचडीएफसी को जो सिक्योरिटी दिया, एचडीएफसी को सिक्योरिटी हमने दिया है, किसके लिए, बीसीजी के लिए। इसका मतलब ये लोन का ड्यूरेशन से फॉर एग्जांपल 5 इयर्स का था। सो अगर बीसीजी लिमिटेड लोन रीपे नहीं कर पाया, इफ बीसीजी लिमिटेड लोन रीपे नहीं कर पाए, इन दैट सर्कमस्टेंस एचडीएफसी बैंक कैन टेक अवर सिक्योरिटी एंड गेट द लैंड सोल्ड एंड अपना पैसा निकलवा सकता है। क्लियर है क्या, ये पूरा डायरेक्टर के पास पावर होता है क्या, टू गिव लोन, टू गिव गारंटी और टू गिव सिक्योरिटी। ये तीनों दैट इज पावर किसके पास होता है, डायरेक्टर के पास होता है। आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर टू यू। देखो, टू ग्रांट लोन्स और गिव गारंटी और प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर लोन्स, समझा। जैसे हम लोन दे सकते हैं, जैसे एबीसी ने बीसीजी को मान लो कि लोन दे दिया, या फिर सिनारियो टू, एबीसी ने बीसीजी को बोला भाई लोन नहीं दे सकते, बट अगर तू कहीं से लोन ले रहे हम तेरे गारंटर बन सकते हैं। तो हमने एचडीएफसी को जाके बोले एचडीएफसी इसको लोन दे दे, अगर ये नहीं पे कर पाए तो हम पे करेंगे। इन दैट सर्कमस्टेंस कंपनी क्या बन गई, गारंटी बन गई। ठीक है, और प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर लोन, सिक्योरिटी फॉर लोन्स का मतलब क्या होता है, ठीक है हमारे एसेट हमने गिरवी रख के उसको लोन दिया है। मतलब एबीसी ने क्या बोला, बीसीजी तू लोन ले ले, अगर लोन के वक्त कुछ सिक्योरिटी की गरज पड़ेगी तो हमारे असेट्स है, ये असेट गिरवी रख के लोन लेना है। इट इज समथिंग कॉल्ड एज that is providing security. So all these powers are being held by the directors of the company. I hope that is very much being clear. समझा अच्छे से, ये कुछ समझता कि नहीं। इफ यू अंडरस्टैंड प्लीज पोस्ट इन कमेंट सेक्शन सर अंडरस्टूड करके, ठीक है। सो दैट विल बी अ थिंग कि चलो आपको समझ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, टू अप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बोर्ड रिपोर्ट। अब टू अप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बोर्ड रिपोर्ट का मतलब क्या, समझो। साल भर बिजनेस कंडक्ट होता है और साल के अंत में ना फाइनेंशियल ईयर जैसे क्लोज होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, दैट इज एंड बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट बनते हैं। अब इन दैट सर्कमस्टेंसेस के बाद ना साइन होती है, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं अरे वाह इस बार इतना प्रॉफिट हुआ है, हम शेयरहोल्डर्स को बताएंगे इतना प्रॉफिट हुआ है। फिर बोर्ड मीटिंग के बाद जनरल मीटिंग होती है जिसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स अडॉप्ट करके लोगों को बताया जाता है, शेयरहोल्डर्स को इन्फॉर्म किया जाता है हमने साल भर में ये डिसीजन लिया, हमारा डिसीजन सक्सेसफुल रहा, कंपनी का प्रॉफिट प्रीवियस क्वार्टर से या फिर प्रीवियस ईयर से बहुत ज्यादा बढ़ गया है, सो वी डिड द गुड परफॉर्मेंस। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एजीएम में ले बिफोर करना पड़ता है, बट उसको पहले अप्रूव कौन करते हैं, सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, साइन करते हैं बोर्ड रिपोर्ट के ऊपर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। ये भी पावर किसके पास है, बीओडी के पास है, समझा अच्छे से। चलो 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 पहले फिर से हमने क्या क्या किया। सो बीओडी के पास क्या पावर है, सेक्शन 179, सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 179, सेक्शन कौन सा है गाइस, सेक्शन 179 प्रोवाइड्स फॉर द पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या क्या पावर है, पहला टू डिमांड कॉल मनीज ऑन शेयर्स। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिमांड कर सकते हैं कॉल मनी जो अनपेड ऑन शेयर्स है वो, ठीक है, शेयरहोल्डर्स के पास है। सेकंड क्या पावर है, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज का पावर है इनके पास। थर्ड पावर क्या है, टू इशू सिक्योरिटीज, टू इशू सिक्योरिटीज, कहां पे सिक्योरिटी इशू करना है, कौन सा सिक्योरिटी इशू करना है, ये भी पावर किसके पास है, बीओडी के पास पावर है। नेक्स्ट क्या, बोरो मनी, कितना पैसा बोरो करना है वो भी पावर उनके पास है, ठीक है। नेक्स्ट, टू गिव लोन्स, दैट इज टू ग्रांट लोन्स, टू गिव गारंटी और टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर लोन्स। या तो हम लोन दे सकते हैं, या तो हम गारंटी देंगे, या तो हम सिक्योरिटी देंगे लोन के लिए। ये सारा पावर किसके से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फिर से अच्छे से खत्म करके जाना है इसको, ठीक है। टू मेक कॉल्स ऑन शेयरहोल्डर्स, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, दैट इज बाद में टू इशू सिक्योरिटीज वेदर इन इंडिया आउटसाइड इंडिया, शेयर भी चलेगा डिवेंचर भी चलेगा। नेक्स्ट दैट इज टू बोरो मनीज, टू इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द कंपनी, एट द सेम टाइम टू ग्रांट लोन्स गारंटी सिक्योरिटी, ठीक है। दैट वे अपूर्व फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड रिपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट, टू डाइवर्सिफाई द बिजनेस ऑफ द कंपनी, डाइवर्सिफाई द बिजनेस ऑफ द कंपनी समझते हो, दैट इज हम लोग अभी तक बिजनेस कर रहे थे, दैट इज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाला बिजनेस कर रहे थे। नाउ वी आर शिफ्टिंग टू फूड दैट इज फूड एरिया में हमको एंटर करना है। हाँ,
अब इस केस के लिए वो इनके पास पावर है, बट सब्जेक्ट टू आपको बिजनेस को, अगर बिजनेस प्लान को अगर चेंज कर रहे हो इन दैट सर्कमस्टांस, आपको दैट इज शेयरहोल्डर्स का भी एक बार डिसीजन मेकिंग लेना पड़ता है, उनका अप्रूव आपको लेना पड़ेगा। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट, टू अप्रूव अमालगमेशन मर्जर रिकंस्ट्रक्शन। अभी अप्रूव अमालगमेशन मर्जर रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या? अगर कोई अच्छा डील आ रहा है, अगर कोई अच्छा डील, हमारी कंपनी दैट इज केमिकल इंडस्ट्री वाली है, सामने वाली कंपनी भी केमिकल इंडस्ट्री है, दे आर बेसिकली गिविंग अस अ बिजनेस प्रपोजल, लेट्स गेट अमालगमेटेड। जैसे वीआई टेलीकॉम सेक्टर के थे, अमालगमेशन हो गया, ठीक है। वैसे हम भी, ए कंपनी इज आल्सो इनटू केमिकल सेक्टर, बी कंपनी इज आल्सो एंगेज इनटू केमिकल सेक्टर। बी कंपनी ने हमारे को दैट इज एक मेमोरेंडम या फिर एग्रीमेंट के लिए ऑफर करा है कि लेट्स गेट अमालगमेटेड। सो ये दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है, पावर है टू अप्रूव द सेम। हाँ, प्रोवाइडेड ये बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग है, आपको शेयरहोल्डर्स का भी अप्रूवल इसके लिए लेना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, टू टेक ओवर द कंट्रोलिंग स्टेक इन अनदर कंपनी। टेक ओवर समझते हो, हम बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी को हम टेक ओवर करना चाहते हैं, दैट इज वो कंपनी को भी हम लोग अक्वायर करना चाहते हैं। सो इन दैट सर्कमस्टांसेस आल्सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पावर है कि इसको दैट इज वो अप्रूव कराए, सब्जेक्ट टू उनको दैट इज शेयरहोल्डर्स का भी रिजोल्यूशन पास करवा के अप्रूव लेना पड़ेगा। एनी अदर मैटर एज बीन प्रिस्क्राइब्ड, और कोई मैटर जो लॉ प्रिस्क्राइब करेगा उनके लिए भी शेयरहोल्डर्स ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पावर होता है। आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर, ठीक है। तो लास्ट के अपने कौन से थे? डाइवर्सिफाई द बिजनेस ऑफ द कंपनी। ऑलरेडी ए बिजनेस प्लान में ए से हमारे को बी में शिफ्ट करने का है, ठीक है, या फिर एक एडिशनल बिजनेस को दैट इज क्रिएट करना है। ऑलरेडी समझो हम लोग दैट इज केमिकल में है, हमको अभी एंटरटेनमेंट में जाना है, या फिर हमारे को फूड इंडस्ट्री में एंटर करना है। सो इन दैट सर्कमस्टांसेस डाइवर्सिफाई करना है बिजनेस को, आपको बिजनेस प्लान को चेंज करना है, फिर एडिशनल बिजनेस प्लान को इंप्लीमेंट करने का है। इन दैट सर्कमस्टांस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज द पावर टू डू सो। क्लियर हुआ क्या? चलो, अमालगमेशन मर्जर टेक ओवर, अमालगमेशन मर्जर टेक ओवर, ये सारा पावर किसके पास है? डायरेक्टर के पास है, ठीक है। एनी अदर मैटर एज भी प्रिस्क्राइब। क्लियर हुआ क्या? पक्का समझा? ओके, अब देखो यहाँ पे ना एक दैट इज ना प्रोविजो मेंशन्ड है, क्या बोलता है? दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डेलीगेट द पावर डी टू एफ। देखो डी टू एफ में क्या बोला है? ओके, बोरो मनी, इन्वेस्ट द फंड्स एंड ग्रांट लोन्स, ओके, टू एनी कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स और एमडी और मैनेजर और सच ऑफिसर। अच्छा, अब बेसिकली क्या होते हैं? देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर सेट ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, they're not 2 to 3 directors. Sir, public company ना, only 3 directors. No, there are 13, 14, 15, maximum 16, 17 directors भी हो सकते हैं। सो लोग क्या कर सकते हैं? डी टू एफ मतलब दैट इज एक फाइनेंस वाले, जो भी फाइनेंशियल ऑपरेशंस होगा वो ये डायरेक्टर्स देखेंगे। तो क्या करते हैं कि दैट इज कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली काम क्या करते हैं? असाइन करते हैं। सो डी टू एफ में क्या बोला है? बोरो मनी, ये सारे फाइनेंस वाले, देखो, मनी बोरो करना, फाइनेंस को इन्वेस्टमेंट करना, फिर किसी का लोन देना, गारंटी देना, सिक्योरिटी देना, ये फाइनेंशियल काम के लिए ये जो 3 पावर्स हैं, इसको फंक्शन करने के लिए, इसको एग्जीक्यूट या फिर इंप्लीमेंट करने के लिए ये सेट ऑफ डायरेक्टर्स को पावर असाइन किया जाएगा। भाई तुम लोग देख लो ये मैटर पे, और बाकी सारे मैटर्स के ऊपर हम देखते हैं। सो यहाँ पे देखो क्या बोला है? प्रोवाइडेड दैट बीओडी में डेलीगेट, बीओडी मतलब सारे डायरेक्टर्स मिलकर डिसाइड करेंगे, डेलीगेट द पावर डी टू एफ। डी में क्या था? दैट इज टू बोरो मनीज। ई में दैट इज इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द कंपनी। एफ दैट इज ग्रांट loans guarantee security to any committee of directors, एमडी और मैनेजर और सच अदर ऑफिसर। कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स बना के बोलेंगे भाई तुम लोग कर लो, या फिर एमडी भाई तू ये कर ले, ठीक है, मैनेजर आप ये कर लो, दैट वे। सो इन दैट केस डी टू एफ में ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलके क्या बोलेंगे? ये डी टू एफ, डी ई एफ जो भी दैट इज है, वो तुम लोग क्या करो, ये कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स डेल्ट विद करेंगे उसके रिलेटेड। समझा अच्छे से? चलो, अभी अपन आगे बढ़ेंगे, उसके बाद एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। सर देखो, हमारे को बोला कि पावर्स ऑफ डायरेक्टर क्या है? देयर आर सर्टेन पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द directors at the board meeting only. पहला कौन सा? To demand call money from the shareholders. Second, buyback of securities. Third, that is to issue securities, whether in India or outside India, whether share or debenture. आप security issue करने का ये power किसके पास है? BOD के पास power है। Next, to invest the funds of the company. Next, to grant loans, guarantee, security. Next, that is अगर आप देखोगे, approve financial statements and board report, merger amalgamation reconstruction, at the same time take over, ठीक है, and diversify the business of the company और such other matter as may prescribed. And power जो D टू एफ में जो लिखी है दैट इज डी ई एफ, ये पावर हम किसी सेट ऑफ कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स को बोलेंगे आप इसको कर लो, या फिर एमडी को बोलेंगे आप ये कर लो, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर डिसाइड करेंगे। जो पावर डी टू एफ दैट इज डी ई एफ में है, वो सारा पावर एक कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर उसको एक्सरसाइज करेंगे, या फिर एमडी इसको इंप्लीमेंट करेगा, या फिर दैट इज कोई मैनेजर इसको एग्जीक्यूट करेगा। सो इन दैट सर्कमस्टांसेस इट शैल बी डन। आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। चलो, अभी तक अपने दो सेक्शन क्या, दैट इज ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, जिसका सेक्शन क्या, क्विकली बोलो, क्विकली, सेक्शन 166, और पावर्स ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 179। लेट्स मूव फॉरवर्ड इन द टॉपिक। ओके गाइस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। बाय फार हमने दैट इज दो सेक्शन कंप्लीट किए,
सेक्शन 166 दैट इज ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर एंड सेक्शन 179 दैट इज पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, अभी तक आई होप दैट इज आपको समझ भी गया होगा। ठीक है, एट द सेम टाइम मेक श्योर करिए जैसे ही सेशन कंप्लीट हो जाए आपका देख करके, जब भी आप देखें सो आप उसको तुरंत रिवाइज कर दीजिएगा। दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट अ लॉट। रीजन बिंग आपका दैट इज अभी अभी जस्ट आपने पढ़ा है, इट इज वेरी फ्रेश इन योर माइंड, आपको चीजें बहुत क्लैरिफाइड है, उसको तुरंत अगर आप पढ़ लोगे एक बार, यू आर गुड टू गो फॉर एग्जाम्स देन। आपको बहुत लॉन्ग टर्म तक इसको याद रखना, दैट इज अपने आप हो जाएगा इनहेरेंटली, आप वो अच्छे से उसको दैट इज दिमाग में रख पाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Now the next section we're going to start is that is resignation of director, section 168. Again, it is an important and interesting section at the same time. अब रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर का मतलब क्या? सी देयर आर टू थिंग्स, वन समथिंग कॉल्ड एज रिमूवल ऑफ डायरेक्टर एंड अनदर थिंग दैट इज कॉल्ड रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। सो दोनों में डिफरेंस क्या है? रेजिग्नेशन में डायरेक्टर खुद ऑफिस छोड़ के जाता है कि नो आई डू नॉट वांटेड टू वर्क विद योर कंसर्न्ड कंपनी ड्यू टू एक्स वाई जी रीजंस। एट द सेम टाइम रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स रिफर्स टू जब हम डायरेक्टर्स को रिजोल्यूशन पास करके, शेड्यूल्ड रिजोल्यूशन पास करके बोलते नहीं भाई हमने इसको अपॉइंट तो पहले किया था, अभी हमारे को इसका काम पसंद नहीं आ रहा, या फिर ये डायरेक्टर फ्रॉडुलेंट कंडक्ट कर रहा है, हमारे को ये बोर्ड पे नहीं चाहिए, इसको निकाल दो। सो रिमूवल में डायरेक्टर इज रिमूव्ड एक्टिवली बाय पासिंग रेजोल्यूशन, whereas in the case of resignation director himself by giving notice in writing to the company leaves the office. सो रेजिग्नेशन में डायरेक्टर खुद नोटिस फाइल करके बोलता है कि मेरे एक्स वाई जी रीजन है, इसके कारणवश ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई एम नॉट इन अ विलिंग स्टेट टू कंडक्ट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड दैट्स द रीजन आई वांटेड टू इजेक्ट आउट फ्रॉम द कंपनीज बोर्ड। इसीलिए मैं दैट इज ऑफिस छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है, सो रेजिग्नेशन कैसा होता है, चलो उसके प्रोविजंस क्या देखते हैं। पहले रेजिग्नेशन का सेक्शन क्या है? रेजिग्नेशन बताया गया है सेक्शन 168 के अंदर। कौन सा सेक्शन? 168। विच सेक्शन? 168। वंस अगेन रेजिग्नेशन का सेक्शन कौन सा है? 168। हमने 3 सेक्शन करे अभी तक, मतलब तीसरा हम करने जा रहे हैं। पहला कौन सा है? दैट इज सेक्शन 166 दैट इज द ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। नेक्स्ट दैट इज सेक्शन 179। सेक्शन 179 के अंदर है पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, टू बी डिस्चार्ज एट द बोर्ड मीटिंग ओनली, 179 के अंदर है रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। अब देखते हैं, अ डायरेक्टर में रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू द कंपनी। जैसे मैंने बोला, अगर डायरेक्टर को ऑफिस छोड़ के जाना है, मतलब डायरेक्टर को अगर कंपनी छोड़ करके जाना है, भाई तू जा सकता है, यू आर अलाउड टू गो, बट यू हैव टू गिव अ नोटिस इन राइटिंग इन दैट रिगार्ड एंड ऑल्सो मेंशन इन दैट नोटिस व्हाई यू आर लिविंग द कंपनी। तेरा रीजन क्या है भाई जाने का? सो डायरेक्टर क्या कर सकता है? नोटिस इन राइटिंग देके छोड़ करके जा सकता है कंपनी को। ऑन रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस द कंपनी शैल इंटीमेट द सेम टू आरओसी। जैसे ही वो नोटिस मिलता है कंपनी को, जैसे ही वो नोटिस मिलता है कंपनी को, इट शैल बी द ड्यूटी, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू इंटीमेट आरओसी। आरओसी को तुरंत जाके कंपनी को बोलना पड़ेगा। कंपनी क्या करेगी? देखो, पहले डायरेक्टर रिजाइन करना चाहता है तो डायरेक्टर नोटिस बना करके कंपनी को देगा। जैसे कंपनी के पास नोटिस आया, कंपनी को इंटीमेट किसको करना है? आरओसी को। हे आरओसी, हमारे दैट इज 5 डायरेक्टर्स थे, उसमें से एक डायरेक्टर ने रेजिग्नेशन कर दिया है। क्लियर है क्या? ओके, नेक्स्ट। एंड शैल ऑल्सो पुट द फैक्ट ऑफ रेजिग्नेशन इन द डायरेक्टर्स रिपोर्ट। साल के अंत में, साल के अंत में देखो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी एनुअल जनरल मीटिंग में दैट इज ले बिफोर करनी पड़ती है, उसके साथ साथ बोर्ड रिपोर्ट भी ले बिफोर करना पड़ता है। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो रिपोर्ट होता है साल भर में हमने क्या काम किया एज ए डायरेक्टर्स, उसके अंदर मेंशन्ड होता है। सो बोर्ड रिपोर्ट के अंदर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि 5 डायरेक्टर्स में से 4 डायरेक्टर ही रहेगा क्योंकि एक डायरेक्टर ने रिजाइन किया है। समझा? चलो क्विकली एक और बार अपन वापस देखते हैं जितना हमने देखा। सी सेक्शन 168 बात करते हैं रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर कंपनी छोड़ करके जा रहा है, ठीक है, तो जा सर क्या डायरेक्टर से कंपनी छोड़ करके जा सकता है? सो द आंसर इज यस। उसको काम नहीं करना है तो वो ऑफिस छोड़ करके जा सकता है, बट उसको नोटिस देना पड़ेगा। डायरेक्टर को नोटिस देना पड़ेगा, किसको? कंपनी को देना पड़ेगा। जैसे ही कंपनी के पास नोटिस आया, कंपनी किसको इंटीमेशन दे देगी? आरओसी को इंटीमेशन दे देगी। ठीक है, एट द सेम टाइम साल के अंत में जो बोर्ड से रिपोर्ट होता है, जो शेड्यूलर के पास हमारे को ले बिफोर करना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, उस बोर्ड रिपोर्ट में भी लिखना पड़ेगा कि मिस्टर एक्स वाई जी सो एंड सो पर्सन ने कंपनी को लीव कर दिया बाय गिविंग द रेजिग्नेशन डिटेल्स। उसका रेजिग्नेशन डिटेल्स लिखना पड़ेगा कि ये पर्सन था और इसने कंपनी को छोड़ दिया है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट,
द डायरेक्टर में ऑल्सो फॉरवर्ड द कॉपी ऑफ हिज रेजिग्नेशन। में इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे गाइस। द वर्ड में इज बीइंग यूज्ड प्राइमरीली प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। देखो कैसे होता है, DR11 एंड DR12 की बात होती है। मैं आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा बिकॉज द रीजन इज योर मॉड्यूल इज साइलेंट टू दिस मैटर, दे हैव नॉट यूज्ड द फॉर्म्स, सो आई डू नॉट वांट यू टू गेट बेसिकली ऑलरेडी आपको थोड़ी बहुत फॉर्म्स है जिसमें आपको ऑलरेडी आप बहुत क्लटर्ड हो। सो इन दैट मैटर देयर आर DR11 DR12 दैट इज जैसी चीजें होती है, ठीक है। सो आपको इसको साइड में रखेंगे। और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कैसे होता है ना, देखो मैं आपको बताता हूँ, इसके ऊपर केस भी हुआ, दिलीप कुमार जैसा करके एक केस है, मैं आपको बताऊंगा। मैंने उसको यहाँ पे कवर करा, आपके मॉड्यूल में भी मेंशन्ड है, यू आर सपोज टू डू दैट। अब कैसे होता है समझो, अगर मैं डायरेक्टर हूँ किसी कंपनी का, मुझे रिजाइन करने में कर दूंगा। कैसे, नोटिस दिया और मैं रिजाइन कर दिया। अब कंपनी की ड्यूटी बनती है, कंपनी की ड्यूटी बनती ही है, कंपनी को इंटीमेट करना ही पड़ता है। कंपनी को इंटीमेट करना पड़ता है किसको, द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू इंटीमेट टू आरओसी। भाई हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स ने छोड़ दिया। लॉ के अंदर क्या बोला गया है, डायरेक्टर को कंपनी को तो बताना है, बट डायरेक्टर चाहे तो, में लिखा है डायरेक्टर चाहे तो आरओसी को भी बता सकता है रीजंस क्यों उसने ऑफिस छोड़ा, मतलब वो आरओसी को बताएगा आरओसी मैंने कंपनी छोड़ दिया। बट हियर द वर्ड इज यूज्ड एज मे, डायरेक्टर का बताना ही पड़ेगा नहीं, डायरेक्टर में बोला यहाँ पे। The director may also forward the copy of his resignation along with the reasons to ROC within 30 days of resignation. दोस्त, अगर डायरेक्टर इज रिजाइनिंग, इफ यू आर रिजाइनिंग, तो मेक श्योर करके तू रेजिग्नेशन से 30 दिन के अंदर आरओसी को अगर तू बता रहा है, इफ यू आर विलिंग टू गिव और ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ आरओसी, देन विद इन 30 डेज में आरओसी को तो बता। कंपलसरी नहीं है। अगर डायरेक्टर जो जा रहा है उसको ये कंपलसरी है कि कंपनी को बता के जाए, रेजिग्नेशन का नोटिस दे करके जाए, एंड कंपनी की ड्यूटी बनती है कि वो आरओसी को कम्युनिकेट करे। बट डायरेक्टर को आरओसी को बताना है तो वो बता सकता है, बट आरओसी कंपलसरी नहीं है, उस डायरेक्टर को बताना ही पड़ेगा। समझा अच्छे से? ओके, चलो चलो एक सेकंड में आपको बता देता हूँ, फिर से आपको क्लैरिफाइड हो जाएगा। आई डू नॉट वांट कि 1% भी आपके दिमाग में कुछ डाउट रहे। क्विकली 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 देखो, क्विकली देखो। मिस्टर एक्स डायरेक्टर है, ही वांट्स टू रिजाइन, तो सबसे पहले क्या करेगा, इसको रिजाइन करना है, लिख देता हूँ रिजाइन करना है इसको। ये क्या करेगा, नोटिस देगा। किसको नोटिस देगा, द नोटिस शैल बी गिवन टू कंपनी, कंपनी को देगा। कंपनी किसको देगी नोटिस, कंपनी नोटिस देगी किसको, आरओसी को, ठीक है। सो डायरेक्टर ने किसको नोटिस दिया, सिर्फ और सिर्फ कंपनी को नोटिस दिया, बट डायरेक्टर चाहे तो एट द सेम टाइम वो आरओसी को भी दे सकते हैं। बट कितने दिन मैंने कहा, जिस दिन उसने रिजाइन किया वहां से 30 डेज में आपको आरओसी को भी देने का है, ठीक है। बट मैं बोला है चाहे तो दे सकते हैं आरओसी को, सो डायरेक्टर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कंपनी को देने की है, आरओसी को देने की नहीं है। मैं ऑप्शनल रखा है, देना तो दे भी सकते हैं, नहीं देना है तो नहीं भी दोगे तो भी चल जाएगा। आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, अब वो रेजिग्नेशन डायरेक्टर का इफेक्टिव कब से होगा, इफेक्टिव समझते हो क्या होता है, द डेट ऑफ इफेक्टिव रेजिग्नेशन, किस दिन माना जाएगा कि ही हैज सीज्ड टू बिकम द डायरेक्टर। अब देखो, नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन में डायरेक्टर था, मैंने कंपनी को दे दिया, तो जिस दिन मैंने नोटिस दिया वो दिन, या फिर अगर नोटिस के अंदर डेट मेंशन किया है वो दिन, विच एवर इज लेटर। सुनो, मैंने नोटिस दिया और नोटिस के अंदर डेट लिखा है, मान लो दैट इज मैंने 13 को नोटिस दिया है, चलो मान लो दैट इज मैंने 1 मई को नोटिस दिया है, 1 मई को मैंने नोटिस दिया है, ठीक है, कि दैट इज आई एम गोइंग टू रिजाइन, रेजिग्नेशन नोटिस दिया। एंड नोटिस के अंदर लिखा है, नोटिस के अंदर लिखा है कि दैट इज 3 मई से आई शैल नॉट बी कंटिन्यू एज अ डायरेक्टर, सो दैट इज नोटिस के अंदर डेट मेंशन्ड है। इफ नोटिस के अंदर 3 में डेट मेंशन्ड है, सो 3 में शैल बी टेकन एज डेट ऑफ रेजिग्नेशन। बट अगर नोटिस के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं है, सो डेट ऑफ गिविंग ऑफ नोटिस दैट इज 1 में शैल बी टेकन एज अ डेट ऑफ रेजिग्नेशन। आई होप दैट इज क्लियर। अरे मैंने डेट ऑफ रेजिग्नेशन दैट इज नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन सब अपन कर दिया कंपनी के ऊपर, मैंने नोटिस कंपनी को सब कर दिया, नोटिस के अंदर डेट मेंशन्ड है, सो दैट डेट शैल बी टेकन एज अ डेट ऑफ रेजिग्नेशन। बट नोटिस के अंदर डेट ही मेंशन नहीं है, सो जिस दिन मैंने नोटिस दिया वो डेट शैल बी कंसिडर्ड एज द डेट ऑफ रेजिग्नेशन, सो व्हिचएवर इज लेटर, so resignation shall be effective from the date on which the notice is received by the company or the date which is specified in notice, whichever is later. I hope that is very much clear. हम रेजिग्नेशन करें दैट इज सेक्शन 168 में है। अगर किसी डायरेक्टर को कंपनी रिजाइन करनी है, he is बिंदास टू डू सो, अच्छे से, दैट इज विलिंगनेस, अपने छोड़ना है भाई, बंदा छोड़ दे भाई, नहीं काम करना है तो छोड़ दो, आप छोड़ सकते हो, बट आपको नोटिस देना पड़ेगा। किसको नोटिस देना पड़ेगा, यू हैव टू रिक्वायर्ड टू गिव नोटिस टू कंपनी, आपको कंपनी को नोटिस देना कंपलसरी। देन कंपनी को किसको इंटीमेट करेगी, आरओसी को इंटीमेट करेगी। क्या डायरेक्टर को आरओसी को इंटीमेट करना कंपलसरी है क्या, नाउ आंसर द क्वेश्चन, क्या डायरेक्टर को आरओसी को नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन देना कंपलसरी है क्या, कंपलसरी नहीं है।
पर देना है तो फिर कितने दिन में? 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। ऑल्सो कंपनी को आरओसी को इंटीमेट करना पड़ेगा, प्लस बोर्ड रिपोर्ट में भी डालना पड़ेगा। समझा अच्छे से? बोर्ड रिपोर्ट में भी उसको डालना पड़ेगा। एट द सेम टाइम रेजिग्नेशन का इफेक्टिव डेट क्या है? रेजिग्नेशन का इफेक्टिव जो नोटिस के अंदर डेट लिखा है, दैट डेट, और दैट इज जिस दिन नोटिस सर्व किया, दैट डेट विच इज लेटर। समझा अच्छे से? ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ही शैल कंटिन्यू टू बी हेल्ड लायबल फॉर द ऑफेंसेस हेल्ड ड्यूरिंग द टेन्योर। सही बात है। मान लो कि एक डायरेक्टर है जो दैट इज 2024 में उसने रेजिग्नेशन कर दिया, मतलब वो दैट इज 2020 से 2024 दैट इज 4 इयर्स तक उसने सर्व अपॉन किया। 2024 में उसने रिजाइन कर दिया। 2026 में एक फ्रॉड भरा है जो दैट इज 2021 में कंडक्ट हुआ था। सो द मैटर ऑफ फैक्ट इज, भले वो डायरेक्टर नहीं है, पर जब फ्रॉड हुआ था तब वो डायरेक्टर था, तो उस फ्रॉड के लिए आज उसको लायबल किया जाएगा। मान लो, समझो मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर था, मैंने उस कंपनी को छोड़ दिया। अब थोड़े साल बाद तो फ्रॉड बाहर आता है, जिस वक्त मैं भी था उसके अंदर डायरेक्टर, तो मुझे भी पकड़ेंगे, तो मुझे भी पूछताछ के लिए लेके जाएंगे, भाई तू था डायरेक्टर, तुझे पता होना चाहिए कंपनी में क्या हुआ, एंड इफ आई एम द डिफॉल्टिंग पार्टी आई शैल बी हेल्ड लायबल फॉर दिस। समझा अच्छे से? देखो क्या बोले, he shall continue to be held liable for the offenses held during this tenure। तो जब मैं डायरेक्टर था उस वक्त अगर कुछ भी फ्रॉडुलेंट कंडक्ट हुआ होगा, भले वो बाद में बाहर आ जाए, जब मैं डायरेक्टर नहीं हूं तो फिर भी मुझे लायबल किया जाएगा फॉर द प्रीवियस ऑफेंसेस को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, चलो अभी केस लॉ। अब देखो दो केस लॉ थे, बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल। सौमिल दीप मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। केस लॉ याद रखना, यस यस याद रखना है। मैंने देखो यहाँ पे कितने सारे चांद सितारे गिरा दिए नीचे, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सौमिल दिलीप मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वाला केस है, देखते हैं इसके अंदर क्या हुआ था। held that director can resign just by sending a letter informing either to chairman or CS। आपको चेयरमैन या फिर सीएस को दैट इज नोटिस सर्व करके आप रिजाइन कर सकते हो विदाउट इवन सेंडिंग इट टू आरओसी। सिंपल चीज है। दिलीप कुमार मेहता, अरे सौमिल दिलीप मेहता, दैट इज सौमिल दिलीप मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में केस हुआ था। क्या सिंपल वही बोला जो प्रोविजन में मेंशन हुआ है कि दैट इज एक डायरेक्टर को रिजाइन करना है, वो चेयरमैन को बोलेगा। कंपनी मतलब नथिंग बट कंपनी सेक्रेटरी। सो कंपनी सेक्रेटरी को बोल दिया, चेयरमैन को बोल के वो निकल के जा सकता है, उसको आरओसी को बताना कंपल्शन नहीं है। ठीक है, सो ये डिसाइड कौन सा केस में, तो सौमिल दिलीप मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में डिसाइड होता। सौमिल दिलीप मेहता, सर याद रखना, यस याद रखना है, यू हैव नो चॉइस अबाउट इट। ठीक है, सी बहुत बार बच्चे कैसे होते हैं ना, दे फाइंड द इजी वे आउट। ऐसा नहीं होता, यू आर गोइंग टू बिकम प्रोफेशनल। सर क्या है ना कि दैट इज ना लास्ट अटेम्प्ट में ना क्वेश्चन पूछ ले तो ये वापस नहीं पूछेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। सी द मैटर ऑफ फैक्ट इज लास्ट अटेम्प्ट में पूछा है तो ये अटेम्प्ट में भी पूछ सकते हैं। इट इज नॉट कि नहीं पूछेंगे। आई नो द प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस, बट डू नॉट ऑलवेज स्टडी फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ना मत पढ़ो, फिर आपको कोई कंसेप्ट नहीं आएंगे। आई टेल यू द मैटर ऑफ फैक्ट इज द रीसेंट टाइम्स, अभी एट प्रेजेंट टाइम्स डूइंग दैट इज वेरियस प्रैक्टिकल वर्क। सो वहां पे ना बहुत चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको बहुत चीज समझनी पड़ेंगे। सर हम तो कॉस्ट अकाउंटेंसी कर रहे हैं, हमारे को कहा, हाँ बट द कॉस्ट अकाउंटेंसी कर रहे हैं, आपको बहुत से कंपनी के एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर दो, कंपनी के डायरेक्टर्स के बारे में तो पता ही होना चाहिए, एजीएम क्या है पता होना चाहिए, बोर्ड मीटिंग क्या है। तो आप जो भी चीज करिए ना उसको समझ के करिए, इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। समझा अच्छे से? सो कोई भी चीज करना है इसके लिए मत करिए, डू इट वेरी थरोली, अच्छे से करिए, समझ के करिए, नहीं समझा बार बार पूछिए, बट डू नॉट डू इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। डू इट इन ट्रू लेटर इन स्पिरिट, जस्ट नॉट ओनली ऑन द लेटर, डू विथ स्पिरिट ऑल्सो। ओके, चलो इतना इंग्लिश मत बोलो, सर नहीं समझा था। लेटर इन स्पिरिट का मतलब क्या है? हम लॉ में इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं, फॉलो द लॉ इन ट्रू लेटर इन स्पिरिट। ट्रू लेटर इन स्पिरिट का मतलब क्या? ऑन पेपर एंड एग्जिस्टेंस में, दोनों एक्चुअली आपको अच्छे से करना है, सिर्फ टिक बॉक्स करने के लिए आपको फॉलो नहीं करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो केस स्टडी में क्या डिसाइड हुआ? सौमिल दिलीप मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। केस का नाम क्या है? सौमिल दिलीप मेहता, फटाफट बोलो, सौमिल दिलीप मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। वंस अगेन, सौमिल दिलीप मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सौमिल दिलीप मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। वंस अगेन, सौमिल दिलीप मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। वंस अगेन, सौमिल दिलीप मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। वन लास्ट टाइम, सौमिल दिलीप मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये वाले केस में ये डिसाइड हुआ था कि डायरेक्टर रिजाइन कर सकता है, दैट इज गिविंग नोटिस टू कंपनी का चेयरमैन और सीएस, एंड इवन विदाउट गिविंग द नोटिस टू आरओसी। आरओसी को नोटिस नहीं दिया तो भी चलेगा, डायरेक्टर बिंदास रिजाइन कर सकता है। कौन से केस में हुआ था? सौमिल दिलीप मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सौमिल दिलीप मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सौमिल दिलीप मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, अब नेक्स्ट केस देखो कौन सा है। नेक्स्ट केस कौन सा है? मदर केयर इंडिया लिमिटेड वर्सेस प्रोफेसर रामस्वामी अय्यर है। रामस्वामी अय्यर वाला केस हो गया। मदर केयर इंडिया वर्सेस प्रोफेसर रामस्वामी अय्यर। ठीक है, मदर केयर इंडिया लिमिटेड वर्सेस प्रोफेसर रामस्वामी अय्यर। इसमें क्या हुआ था आओ अपन देखते हैं। ठीक है,
It was held that once a resignation letter is posted to the BOD, the date on which it is communicated to BOD would be the date from which the director ceased to be the director of the company. समझो इसका मतलब क्या है? ठीक है, let's understand. See what happens is हमने जो इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन लिया, अब देखो मान लो इसमें ऐसे प्रिजम्पशन था कि दैट इज नोटिस के अंदर ना डेट ही मेंशन नहीं है, तो जिस दिन नोटिस के अंदर डेट मेंशन नहीं है, तो जिस दिन उन्होंने नोटिस दिया किसको, बीओडी को दिया, नोटिस के अंदर डेट मेंशन है तो दैट इज द डे ऑफ डेट ऑफ रेजिग्नेशन, बरोबर। बट नोटिस के अंदर डेट ही मेंशन नहीं है, सो द डेट और द टाइम, द डेट ऑन विच द नोटिस इज बीइंग कम्युनिकेटेड टू बीओडी, जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नोटिस मिला और उनको पता चला कि ये बंदा रिजाइन कर रहा है, तो उस दिन मान लिया जाएगा कि रेजिग्नेशन इस बंदे का इफेक्टिव हो चुका है, आज से डायरेक्टर नहीं है। समझा अच्छे से? दैट इज सो मदर केयर इंडिया लिमिटेड वर्सेस प्रोफेसर रामास्वामी अय्यर में क्या हुआ था, इट वाज हेल्ड दैट कि जिस दिन डायरेक्टर ने अपना रेजिग्नेशन नोटिस डायरेक्टर्स को दे दिया और उनको कम्युनिकेट हो चुका, उस दिन से मान लेंगे ये व्यक्ति डायरेक्टर नहीं है, ठीक है। और पहला सौमिल दिलीप मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में क्या था, दैट इज कि डायरेक्टर बिंदास रिजाइन कर सकता है, नोटिस किसको देके, कंपनी, दैट इज सीएस और चेयरमैन को नोटिस देने का, सीएस या फिर चेयरमैन को नोटिस देने का, एंड आरओसी को नहीं दिया तो भी चलेगा। क्लियर है क्या? चलो डेजिग्नेशन एक बार क्विकली अपन रिवीजन करते हैं क्या, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखो अपन क्विकली रिवीजन करते हैं, फटाफट क्वेश्चन का आंसर देना, मेरे को एक्सपेक्ट है कि आप लोग फटाफट मेरे से पहले जवाब दे दोगे, होशियार जो पढ़े किससे हो आप। सेक्शन 168 किसकी बात करता है, रेजिग्नेशन है, रेजिग्नेशन का सेक्शन है, ठीक है। सो क्या डायरेक्टर रिजाइन कर सकता है? 100% यस, डायरेक्टर कैन रिजाइन, ठीक है। डायरेक्टर रिजाइन कर सकता है, डायरेक्टर को क्या देना पड़ेगा, डायरेक्टर शैल बी रिक्वायर्ड टू गिव नोटिस, वो नोटिस किसको देगा, डायरेक्टर नोटिस किसको देगा गाइस, नोटिस शैल बी गिवन टू कंपनी, फिर कंपनी ये नोटिस किसको देगी, कंपनी नोटिस देगी आरओसी को देगी, ऑल्सो कंपनी रेजिग्नेशन के बारे में बोर्ड्स रिपोर्ट में मेंशन करेगी, ऑल्सो आरओसी को नोटिस दे देगी और बोर्ड रिपोर्ट में मेंशन करेंगे। क्या डायरेक्टर को, अभी क्वेश्चन का आंसर देना, वरना मुक्का ही मारूंगा, ठीक है। मुझे बताओ गाइस, रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर में मुझे बताइए, दैट इज नोटिस देना कंपलसरी है क्या? हाँ, दैट इज डायरेक्टर को नोटिस देना कंपलसरी, बट किसको, डायरेक्टर को नोटिस देना इज वेरी मच कंपलसरी। बट क्या नोटिस इज डायरेक्टर रिक्वायर्ड टू गिव कंपलसरी नोटिस टू आरओसी? नो, देयर इज नो कंपल्शन, बट अगर उसको देना है तो विद इन 30 डेज में देना पड़ेगा, विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रेजिग्नेशन, DOR, दैट इज डेट ऑफ रेजिग्नेशन। क्लियर है क्या? ओके, सेक्शन क्या है, सेक्शन 168 है, रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर की बात करता है। डायरेक्टर को रिजाइन करना है तो वो नोटिस देगा, नोटिस में रीजन लिख के कंपनी को बोलेगा, हे कंपनी, मेरे को तेरे पास काम करके बहुत मजा आया, आगे मेरे को तेरे साथ काम करने का नहीं है। जैसे कंपनी के पास ये नोटिस आ चुका, कंपनी ये किसको देगी, कंपनी शैल गिव और फॉरवर्ड दिस नोटिस टू आरओसी एंड ऑल्सो मेंशन दैट, अपने बोर्ड रिपोर्ट में बताना पड़ेगा कि ये XYZ डायरेक्टर था, ये रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस, ठीक है। नेक्स्ट, बाद में उसके बाद, अच्छा मेरे को बताओ अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना, अच्छे से आंसर देना, क्विकली, हाँ क्विकली। 2024 में मैंने ना 2024 में मैंने डायरेक्टरशिप छोड़ दिया, ठीक है। मैं इस कंपनी का डायरेक्टर था, 2024 में मैंने डायरेक्टरशिप छोड़ दिया, मैंने 2000 समझो 21 से 24 तक डायरेक्टर था, ठीक है। और समझो दैट इज 2028 में, ध्यान से सुनना, मेरा टेन्योर ऑफ डायरेक्टरशिप कहां से है, 2021 से 2024, कितने समय तक मैंने ऐसे डायरेक्टरशिप होल्ड करी, इतने समय तक मैंने डायरेक्टरशिप होल्ड करी इस कंसर्न कंपनी के अंदर, बाद में मैंने उस डायरेक्टरशिप की पोजीशन को छोड़ दिया। 2028 में मैंने उधर कुछ ना मैंने वहां पे ना फ्रॉड किया था, बट मुझे लगा मैंने छोड़ दिया तो मैं छूट गया। 2028 में फ्रॉड बाहर आया, फ्रॉड 2028 में बाहर आया, क्या मुझे 2028 में लाइबल किया जाएगा? आंसर इज यस और नो, डेफिनेटली यस, आपको लाइबल किया जाएगा। क्यों? अभी तो मैं डायरेक्टर नहीं हूं, हाँ तो क्या हुआ, जब कांड किए थे तब आप डायरेक्टर थे, सुधांशु यस, the when the wrongdoing was occurred, I was the director, I was occupying the position or office of a director, so in that circumstance I would be liable। क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है, ये अपन ने देख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद या वो सब चीज हुआ। अब इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन का इफेक्टिव डेट कब माना जाएगा, नोटिस में अगर डेट मेंशन्ड है वो वाला डेट, ठीक है, मान लो दैट इज 2 मई पकड़ते हैं, या फिर डेट ऑफ नोटिस, हाँ नोटिस के अंदर डेट मेंशन्ड है वो, या फिर सर्विस ऑफ नोटिस जिस दिन नोटिस दिया, सर्विस ऑफ नोटिस जिस दिन नोटिस दिया, उनमें से विच एवर इज लेटर लेंगे, जिस दिन आपने नोटिस के अंदर डेट मेंशन लिखा है वो, या फिर डेट ऑफ नोटिस उसमें से विच एवर इज लेटर लेंगे। क्लियर है क्या? पक्का समझा अच्छे से? चलो आगे अपन बढ़ते हैं, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। Okay, guys, let's move to the next section and one of the last section of the series, not the series, that is for the today's lecture.
प्राइमरीली हम देखेंगे आज रिमूवल ऑफ डायरेक्टर को भी। सी बाय फॉर व्हाट वी हैव कंप्लीटेड दैट इज सेक्शन 166 दैट वाज ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, जो हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वी डिड was section 179 that was powers of director. Then we did something called as section 168 that is resignation of director. और अभी अपन कंप्लीट करेंगे दैट इज रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर को भी अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो अपन धीरे धीरे आराम आराम से दैट इज रिमूवल ऑफ डायरेक्टर को देखते हैं। बहुत मस्त इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा ट्रिकी प्रोविजन है उसका। अगर आप देखोगे अगेन यू हैव द सेम थिंग इन डेप्थ इन फाइनल्स। इन फाइनल्स यू हैव बेस्ट दैट इज कंपनी लॉ का आपका जो भी एसेंस है फाइनल में बहुत अच्छे से क्यूरेटेड है। एंड रही बात दैट इज फॉर एंटर सिलेबस, it is there, it is really good part, but the matter of fact is for directors and meetings and management and administration part is kept is quite concise. So for that matter अभी अपन इसको करते हैं। ठीक है, आपको एक्चुअल डेज वाला कैलकुलेशन ये सब इसके अंदर नहीं है जो कि एक्चुअल सिनेरियो में होता है। ठीक है, चलो अभी अपन देखते हैं। ठीक है, जैसे भी दिया बहुत अच्छे तरीके से मजेदार तरीके से समझते, मैं आपको जस्ट दूंगा कि कैसे होता है वो। ठीक है, अच्छे से देखते। अब सर रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, so removal of director is provided under section 169 of the Companies Act. So section 169 है जो removal of directors के provisions की बात करता है। 166 duties of director, 168 resignation of director, 169 now removal of director, and then 170 179 that is ये powers of the board of directors। ठीक है, जो भी अपन ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, now we going to move forward। देखते हैं रिमूवल ऑफ डायरेक्टर के अंदर डायरेक्टर्स कैन बी रिमूव्ड बाय शेयरहोल्डर्स और ट्रिब्यूनल। अब समझो, पहले ये समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकड्रॉप में लेके जाता हूँ और चीजें थोड़े समझाता हूँ। सी अब ना गाइस कैसे होता है कि डायरेक्टर्स को जो अपॉइंट किया जाता है वो अपॉइंट द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। सो डायरेक्टर्स आर बीइंग अपॉइंटेड बाय द डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स। दैट इज इन जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके द डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड। सेम वे अगर किसी डायरेक्टर को रिमूव करना है, अगर डायरेक्टर को रिमूव करने का है, सो इन दैट सेम सिनेरियो आपको जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके आप डायरेक्टर को क्या कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड एक ऐसे टाइप ऑफ डायरेक्टर भी है जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते, दैट इज ट्रिब्यूनल। डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय ट्रिब्यूनल। एनसीएलटी क्या करते हैं, कंपनी के बोर्ड के ऊपर डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं जब उनको लगता है। ठीक है, मैंने डीम्स फिट। So in that certain circumstances, ट्रिब्यूनल ने अगर किसी डायरेक्टर को अपॉइंट किया है, अगर हमने किसी डायरेक्टर को अपॉइंट किया है तो हम ही उसको निकाल सकते हैं। बट अगर ट्रिब्यूनल ने उसको अपॉइंट किया है तो वैसे डायरेक्टर को सिर्फ ट्रिब्यूनल ही निकाल सकता है, हम उसको निकाल नहीं सकते। सो देयर आर सर्टेन डायरेक्टर्स हु आर अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स एंड देयर आर सर्टेन डायरेक्टर्स हु आर अपॉइंटेड बाय ट्रिब्यूनल ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी। In case if the director is appointed by shareholders, in that certain circumstance, shareholders have the power to remove that director। अभी मेरे को बताओ, हम समझे दैट इज रिलायंस कंपनी के शेयर होल्डर्स है, हमने उस कंपनी के दैट इज कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए हमने भी वोट किया, और समझो कंसर्न मिस्टर एक्स को हमने एज अ डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। हमने 5 साल के लिए मिस्टर एक्स को डायरेक्टर की पोजीशन पे हमने उसको अपॉइंट कर दिया। नाउ ही इज कंडक्टिंग हिज ड्यूटीज, अपने काम कर रहे सडनली शेयर होल्डर्स को लगता है मिस्टर एक्स इज नॉट परफॉर्मिंग द ड्यूटीज प्रॉपरली, या फिर वो जस्टिस नहीं दे पा रहे उसके पोजीशंस को। ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड कि फ्रॉड करेगा तो ही निकालेंगे, नॉट रिक्वायर्ड कि जब वो मिसमैनेजमेंट करेगा, गलत काम करेगा तो ही निकालेंगे, बट इट इज समथिंग विच इज शेयर होल्डर्स फील कि नहीं, ये पर्सन अप्रोप्रिएट नहीं है, हमारे से गलती हो गई है इस पर्सन को अपॉइंट करते वक्त, बिकॉज द पर्सन इज नॉट मैचिंग टू द एमिनेंस ऑफ द कंपनी। जिस प्रकार उसको काम करना चाहिए उतने बेस्ट तरीके से वो काम कर नहीं रहा है। नो डाउट उसने अभी तक कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं की है, बट वो अपने काम को प्रॉपर इंटेग्रिटी से भी नहीं कर रहा है, जैसे करना चाहिए वैसे नहीं कर रहा है। सो इन दैट सर्कमस्टेंस आल्सो यू आर गुड टू गो, यू आर द शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी, यू हैव द राइट कि आप कंपनी को बोल करके क्या कर सकते हो, दैट इज इस डायरेक्टर को निकाल सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक्चुअल प्रोसेस का एक जिस्ट देता, देखो कैसे होता है। मान लो कि आप एक कंपनी के डायरेक्टर हो। ठीक है, आप कंपनी की समझो दैट इज ये मिस्टर एक्स को ही लेते हैं अपन। मान लो हमने मिस्टर एक्स को दैट इज फॉर 5 years कंपनी के डायरेक्टर के पोजीशन के ऊपर अपॉइंट कर दिया था। नाउ उसका 5 years में से 3 years का टर्म कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 5 years के लिए अपॉइंट किया था, 3 years इज बीइंग कंप्लीटेड, नाउ 2 years अभी उसका पेंडिंग है। अब इसके बीच दैट इज 3 years कंप्लीट होते ही
3 इयर्स कंप्लीट होते होते ही दैट इज समझो एक शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर्स को क्या लगता है इसको निकालना चाहिए, तो शेयर होल्डर ना एक स्पेशल नोटिस सर्व करेंगे, स्पेशल नोटिस सर्व करेंगे किसके लिए, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। जो डायरेक्टर को रिमूव करना है उसका नाम लिखेंगे, उसका नेम है मिस्टर एक्स, और आपको रीजन भी लिखना पड़ेगा, आपको रीजन भी लिखना पड़ेगा, रीजन फॉर रिमूवल। तो आपको रीजन मेंशन करना पड़ेगा कि क्यों हम उसको निकालना चाहते हैं। ये शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, ये शेयर होल्डर्स दैट इज ए स्पेशल नोटिस सर्व करेंगे किसको, कंपनी को। ठीक है, कंपनी को ये नोटिस सर्व करेंगे। बाद में कंपनी क्या करेंगे, बाद में कंपनी जनरल मीटिंग के अंदर, जनरल मीटिंग के अंदर ये रिजोल्यूशन को प्लेस करेंगे। एट द सेम टाइम देखो फिर से एक बार रिपीट करता हूं, shareholders does not want this director to continue for his rest of the term. The shareholder is itself appointed him for the 5 years period, but now shareholders feel that this person shall not continue. 3 साल कंप्लीट हो गए, तो शेयरहोल्डर ने क्या किया, कंपनी को नोटिस लिख करके दिया कि ये डायरेक्टर को रिमूव करो। सो डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं क्या, यस। डायरेक्टर को पहले बेसिकली शेयरहोल्डर क्या करेंगे, स्पेशल नोटिस सर्व करके देंगे। स्पेशल नोटिस में लिखेंगे नाम ऑफ डायरेक्टर जिसको रिमूव करना है, रीजन फॉर रिमूवल। ये नोटिस कंपनी को सर्व अपॉन किया जाएगा। जैसे ही कंपनी के पास नोटिस आएगा, कंपनी ये नोटिस किसको दे देगी, मिस्टर एक्स को। भाई मिस्टर एक्स, भाई मिस्टर एक्स तेरे को निकालने का नोटिस आया है। तो उस कंसर्न डायरेक्टर को कंपनी क्या करेगी, वो नोटिस बताएगी मिस्टर एक्स तुम्हारे को निकालने के लिए शेयरहोल्डर्स ने पेटिशन फाइल दैट इज नोटिस फाइल किया है। ठीक है, और बाद में अपकमिंग जनरल मीटिंग में या फिर जो भी जनरल मीटिंग आने वाला होगा, ठीक है, उसमें कंपनी क्या करेगी, कंपनी ये रिजोल्यूशन पोस्ट करेगी, रिजोल्यूशन पुट अक्रॉस करेगी और बोलेगी कितने शेयर होल्डर्स को लगता है कि इसको निकालना चाहिए। सो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास होगा, दैट इज 51%, मेजोरिटी जितने भी लोग प्रेजेंट है 51% ने बोला इसको निकाल दो, देन वो डायरेक्टर को जाना पड़े, देन वो डायरेक्टर को जाना पड़े। क्लियर है क्या, हाँ। निकालने से पहले मिस्टर एक्स को एक बार ROBH देना पड़ेगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। इसका मतलब क्या है, मिस्टर एक्स तेरे को निकालने की बात चल रही है, तो बता भाई तुझे कुछ बोलना है, तुझे तेरी कुछ दैट इज सफाई देनी है, सो ही इज अलाउड टू डू सो, बिकॉज उसके ऊपर अपने एलिगेशंस लगाए कि हम उसको एक्स वाई जी रीजन की वजह से हम मिस्टर एक्स को निकाल रहे हैं, ABC जो भी रीजन है उसकी वजह से शेयरहोल्डर्स ने क्या बोला, इसको निकालना चाहिए। ये नोटिस उन्होंने कंपनी को सर्व किया, जैसे कंपनी के पास से नोटिस आया, कंपनी उस बंदे को भी बोलेगी भाई यू वर द डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी, बट द शेयरहोल्डर्स नाउ डज नॉट वांट यू टू कंटिन्यू एज अ डायरेक्टर। सो उसको भी इंटीमेट किया जाएगा कि भाई तुझे ऐसे डायरेक्टर हमको कंटिन्यू नहीं करने के लिए शेयरहोल्डर्स ने बोले किसको निकाल दो। तो दैट इज वो भी अपने रिप्रेजेंटेशन, मतलब उसको भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। फिर मीटिंग में सारे शेयरहोल्डर्स प्रेजेंट होंगे, वो डायरेक्टर भी आएगा, और डायरेक्टर फिर इस कंपनी बाद में कंपनी की जो भी चेयरमैन कंपनी सेक्रेटरी होगा वो बोलेगा हम रेजोल्यूशन ये पास करने वाले हैं कि इसको निकालना चाहिए। तो अगर 51% मेजोरिटी ने बोला कि इसको निकालना चाहिए, सो इन दैट केस डायरेक्टर को जाना होगा। ठीक है, बट उसको निकालने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना है। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मतलब उसको उसकी जगह रखने के लिए, उसको उसके दैट इज प्ली देने का मौका मिलना चाहिए। समझा अच्छे से, दैट वे। अभी इस मीटिंग में समझो मान लो कि वो डायरेक्टर चला गया, इस मीटिंग में मान लो वो डायरेक्टर चला गया, उसको रिमूव कर दिया, अभी वैकेंसी क्रिएट हो गए। कंपनी के बोर्ड पे 5 डायरेक्टर्स थे, अब एक डायरेक्टर चला गया, तो कितने रह गए, 4। तो एक पर्सन का जगह तो वेकेंट रह गया ना। सो जिस मीटिंग में इस डायरेक्टर को निकाला गया है, जिस मीटिंग में इस डायरेक्टर को निकाला गया है तो वो जगह वेकेंट हो गया है, उस सेम मीटिंग के अंदर ये वैकेंसी को फिल भी करना पड़ेगा। समझा अच्छे से, उसी वैकेंसी के अंदर डायरेक्टर को मतलब डायरेक्टरशिप को फिल भी करना पड़ेगा, आप वेकेंट नहीं रख सकते। क्लियर है क्या, अच्छा। क्या सर शेयरहोल्डर अपॉइंट करेंगे, डेफिनेटली ओआर पास करके अपॉइंट करेंगे। अभी इसमें देखो कैच है, अब मान लो जिन शेयरहोल्डर्स ने ये नोटिस दिया था, इन्होंने क्या बोला, मिस्टर एक्स को निकाल दो, मिस्टर एक्स को निकाल दो, ABC रीजन कैसे निकाल दो। ठीक है, तो उन्होंने मिस्टर एक्स का नाम लिखा और रीजन फॉर रिमूवल, और ये नोटिस वो कंपनी को देंगे। उसके बाद उन्होंने बोला था कि हमारे को मिस्टर जे करके एक नया पर्सन है, मिस्टर जे, जिसका हम आपको डिटेल्स भेजते हैं, हमारे को मिस्टर जे चाहिए एज अ न्यू डायरेक्टर इन द प्लेस ऑफ एक्स। तो अगर शेयर होल्डर्स ने नोटिस देके बोला एक्स को निकालो और जे को रखो, तो उनको बोलना पड़ेगा कि क्या हमारे कोई नया डायरेक्टर अपॉइंट करना है, तो उनको दैट इज नोटिस में ऐसा बताना पड़ेगा, मिस्टर जे का भी डिटेल्स देना पड़ेगा, दैट इज जे का डिटेल्स भी कंपनी को सबमिट किया। ठीक है, फिर कंपनी क्या करेगी, जैसे कंपनी से नोटिस आया तो एक्स को बोलेगी भाई तेरे को निकालने वाले हम। फिर कंपनी में रिजोल्यूशन पास होगा, अगर कंपनी में रिजोल्यूशन पास हुआ कि दैट इसको निकालना है तो इसको निकाल दिया जाएगा। फिर जे के लिए एक अलग से रिजोल्यूशन पास होगा, क्या इसको डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहिए। अगर लोगों ने हाँ बोल दिया, शेयर होल्डर्स ने अगर कंसेंट दे दिया, तो नाउ मिस्टर जे विल बी अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर इन द प्लेस ऑफ द रिमूव्ड डायरेक्टर। आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर।
आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर। तो जे नया डायरेक्टर बनेगा। अब सर जे कितने साल के लिए ऑफिस होल्ड करेगा? जितने साल के लिए पिछले वाला पर्सन होल्ड करा था ना, उसको जितना बीच में से निकाल दिया उसका बैलेंस पीरियड के लिए। इसका मतलब क्या? मान लो दैट इज मिस्टर एक्स 5 इयर्स के लिए अपॉइंट हुआ था और उसमें से उसने कितने इयर्स काम कर लिया? 3 इयर्स काम कर लिया, तो बैलेंस कितने रह गए? 2 इयर्स। तो नाउ मिस्टर जे शैल होल्ड द ऑफिस फॉर दैट बैलेंस पीरियड ऑफ 2 इयर्स ओनली। समझा अच्छे से? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर टू यू। ये क्लियर है क्या? अच्छे से आपको समझा है क्या? ओके ओके, एक बार रिपीट करूं? एक बार रिपीट करें? चलो एक बार चाहिए तो फिर से रिपीट करता हूं। देखो, हम क्या कर रहे हैं? रिमूवल ऑफ डायरेक्टर कर रहे हैं। हम रिमूवल ऑफ डायरेक्टर करें, अच्छे से समझ रहे हैं। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर कर रहे हैं, ठीक है। सो रिमूवल ऑफ डायरेक्टर में क्या, देखो कैसे होता है। ऑलरेडी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में समझो, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पैनल है। इसके अंदर ए बी सी डी, ये 4 डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। ये 4 डायरेक्टर्स हैं। हमारे को सी को रिमूव करना है, ठीक है। सो इन दैट सर्कमस्टांस शेयर होल्डर्स विल गिव नोटिस। शेयर होल्डर्स विल गिव नोटिस। इसको स्पेशल नोटिस कहा जाता है? इसको स्पेशल नोटिस कहा जाता है? इस स्पेशल नोटिस के अंदर, क्योंकि डायरेक्टर्स को बार बार नहीं रिमूव करना है, ठीक है। डायरेक्टर्स को बार बार रिमूव थोड़ी किया जाता है, ठीक है। ये हमेशा डायरेक्टर्स को रिमूव, जब लगता है शेयर होल्डर्स को डीम फिट कि भाई ये पर्सन को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, कंपनी उजाड़ देगा, ठीक है, बर्बाद कर देगा कंपनी को, ये तहस महस कर देगा, उसी केस में वो स्पेशल नोटिस सर्व करते कंपनी के ऊपर, ठीक है। सो इन स्पेशल नोटिस में लिखा जाएगा दैट इज नेम ऑफ डायरेक्टर जिसको रिमूव करना है, नेम ऑफ डायरेक्टर दैट इज मिस्टर सी को रिमूव करने का है। रीजंस लेके जाएंगे क्यों इसको रिमूव करना है। और इसके जगह अगर किसी और पर्सन को अपॉइंट करना है, उसका नाम लिखा जाएगा एग्जाम्पल मिस्टर जे, और उसका डिटेल्स आपको सबमिट करना पड़ेगा, जो दैट इज सी के जगह सी को रिमूव करो और जे को अपॉइंट करो। ये सीधा नोटिस किसको दिया जाएगा? कंपनी को दिया जाएगा। कंपनी को जैसे ही ये नोटिस मिलेगा, कंपनी किसको बताएगी? ये डायरेक्टर को। भाई सी, तुम्हारे को निकालने का ऑर्डर आया, शेयर होल्डर्स ने बोला इसको निकालो, ठीक है। फिर मीटिंग होगी, जनरल मीटिंग होगी, उसके अंदर रिजोल्यूशन पास की जाएगा। फर्स्ट रिजोल्यूशन क्या होगा? दैट इज रिमूवल ऑफ मिस्टर सी। सी को निकालना है तो रिमूवल ऑफ मिस्टर सी होगा, ठीक है। अगर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास हो गया और लोगों ने बोला हाँ निकालो, ओआर मतलब ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन 51%, जितने मेंबर्स प्रेजेंट है 15% बोले इसको निकालो। अगर मेंबर्स ने बोला 15% ने किसको निकाल दो, इन दैट केस सी शैल बी रिमूव्ड। अब वैकेंसी क्रिएट हो गई, क्योंकि दैट इज ये चला गया, अब सी चला गया तो ये वैकेंसी क्रिएट होगी। अब इसके जगह पे यही मीटिंग में आपको वैकेंसी को फिल भी करना पड़ेगा। सो वैकेंसी को अगर फिल करना है तो नए डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा। शेयर होल्डर्स ने ऑलरेडी बोला था दैट इज हमारे को सी को निकाल के, दैट इज सी को निकाल करके हमारे को जे को अपॉइंट करना है, तो जे विल बी अपॉइंटेड। तो जे के लिए रिजोल्यूशन पास होगा, क्या जे को अपॉइंट करना चाहिए? इन दैट सर्कमस्टेंस जे को अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। सो जे विल बी अपॉइंटेड। और जे कितने टाइम के लिए ऑफिस होल्ड करेगा? तो जे शैल होल्ड द ऑफिस फॉर द बैलेंस पीरियड अप टू द डेट ऑन विच द प्रीवियस डायरेक्टर कुड हैव बीन हेल्ड। अब बेसिकली 5 इयर्स के लिए हमने सी को अपॉइंट किया था, सी वॉज अपॉइंटेड 5 इयर्स, उसमें से वो 3 इयर्स कंप्लीट कर चुका है, तो रिमेनिंग कितने बच गए? 2 इयर्स। सो रिमेनिंग पीरियड के लिए, तो बैलेंस पीरियड के लिए कौन कंटिन्यू करेगा? तो बैलेंस पीरियड शैल बी कंटिन्यूड बाय मिस्टर जे। आई होप दिस इज बीइंग वेरी मच क्लियर। ये होता है प्रोसेस ऑफ रिमूवल। इसमें डी कैलकुलेशन भी है, बट अभी के लिए आपको यू आर गुड टू गो फॉर दिस। क्लियर है क्या? पक्का समझा आपको? चलो अभी अपन आगे बढ़ते हैं। देखो अभी अपन प्रोविजंस करते हैं। अच्छा, एक डायरेक्टर आप जिसको नहीं निकाल सकते, द डायरेक्टर विच इज बीइंग अपॉइंटेड बाय द एनसीएलटी दैट इज ट्रिब्यूनल, ठीक है। आराम आराम से करेंगे, एकदम आराम से करेंगे, अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। हम देख रहे हैं दैट इज रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। सेक्शन कौन सा? सिर्फ मेरे को बोलते जाओ सेक्शन कौन सा। सेक्शन 169। सेक्शन 169 प्रोवाइड्स द प्रोविजन फॉर रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। सेक्शन 169 किसकी बात करता है? रिमूवल ऑफ डायरेक्टर की बात करता है, ठीक है। डायरेक्टर कैन बी रिमूव्ड बाय शेयर होल्डर। शेयर होल्डर भी डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली शेयर होल्डर ने अपॉइंट किया तो शेयर होल्डर रिमूव करेंगे, और ट्रिब्यूनल, तो ट्रिब्यूनल ने अगर डायरेक्टर को अपॉइंट किया तो ट्रिब्यूनल रिमूव करेगा। और अगर शेयर होल्डर ने अपॉइंट किया है बाय पासिंग ओआर इन जीएम, इन दैट केस ऐसे डायरेक्टर को कौन रिमूव कर सकता है? सिर्फ शेयर होल्डर। याद रखना, अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज ऑलवेज द रिमूविंग अथॉरिटी आल्सो, ठीक है। चलो, as per section 169 of the Companies Act 2013, shareholders have the right to inherent right, मतलब उनका मूलभूत अधिकार है, ठीक है, टू रिमूव द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। वही आप डायरेक्टर को नहीं निकाल सकते, आपके पास वैलिड जस्टिफिकेशन रीजंस होने चाहिए, और सब लोग दैट इज 51% लोग एटलीस्ट अग्री अपॉन भी करने चाहिए। इन दैट सर्कमस्टेंसेस दैट इज क्या हो जाएगा? आप डायरेक्टर को निकाल सकते हो, ठीक है। सो डायरेक्टर को निकाल कौन सकता है? शेयर होल्डर। अगर शेयर होल्डर ने उसको ओरिजिनली अपॉइंट किया है तो ट्रिब्यूनल भी निकाल सकता है, अगर ट्रिब्यूनल ने उस डायरेक्टर को अपॉइंट किया है तो।
नेक्स्ट, ये इनहेरेंट पावर है, इनहेरेंट राइट है किसके पास, शेयर होल्डर्स के पास, टू रिमूव द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि बंदे ने फ्रॉड किया है तो ही निकाल सकते हैं, उसने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट दैट इज विश्वासघात किया है, ठीक है, तो ही निकाल सकता है, उसने मिसमैनेजमेंट किया है, प्रॉपर कंडक्ट नहीं किया तो ही निकाल सकते, नहीं, ये ग्राउंड्स पे तो आप निकाल सकते ही हो, बट अगर आपको लगता है इज नॉट वर्किंग अप टू द मार्क, इज नॉट सर्विंग एज पर द क्वालिटी और द एक्सपेक्टेशंस व्हिच हैज बीन रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी, तो आप वो ग्राउंड पे भी उसको निकाल सकते हो। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द डायरेक्टर्स कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसमैनेजमेंट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और मिसकंडक्ट, गलती किया तो ही निकालेंगे, नॉट नेसेसरी, हमारे को लग रहा है इज डूइंग गुड बट इज नॉट वर्किंग एज पर द स्टैंडर्ड्स सेट फॉर द कंपनी। ठीक है, कंपनी के स्टैंडर्ड के हिसाब से वो इज नॉट एपेटाइट पर्सन या फिर इज नॉट एप्ट पर्सन, सो इन दैट सर्कमस्टेंस को निकाल दिया जा सकता है। ठीक है, सो डायरेक्टर का रिमूवल का सेक्शन 169 है, डायरेक्टर को शेयर होल्डर्स भी रिमूव कर सकते हैं एंड ट्रिब्यूनल भी रिमूव कर सकते हैं। शेयर होल्डर कब रिमूव करेंगे, जब शेयर होल्डर ने अपॉइंट किया है तब शेयर होल्डर्स रिमूव कर सकते हैं, एंड ट्रिब्यूनल ने अपॉइंट किया है तो सिर्फ ट्रिब्यूनल ही उसको रिमूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, शेयर होल्डर का एज पर सेक्शन 69 एक इनहेरेंट पावर है, इनहेरेंट राइट है टू रिमूव द डायरेक्टर व्हेनेवर दे फेल्स टू डू सो। ठीक है, प्रोवाइडेड ओआर इन जीएम करना पड़ेगा तो ये आप डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अलग प्रोविजन है, उसके ऊपर नहीं जाएंगे अभी, बाद में अपन करेंगे, वैसे भी आपके सिलेबस में अभी नहीं है। नेक्स्ट, दैट इज अगर अपन बात करेंगे, हाँ, नॉट नेसेसरी कि बंदे ने फ्रॉड किया तो ही निकालेंगे, मिसफिजेंस किया, गलती की तो ही निकालेंगे, ठीक है, मिसकंडक्ट किया तो ही निकालेंगे, मिसमैनेजमेंट किया तो ही निकालेंगे, नो इट डज नॉट वर्क्स लाइक दैट। पर्सन इज नॉट एपेटाइट और बेसिकली ये कंसर्न पर्सन एज पर स्टैंडर्ड काम नहीं कर पा रहा तो भी हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो, डायरेक्टर्स कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड इफ पॉलिसीज परस्यूड बाय देम आर नॉट टू द लाइकिंग ऑफ शेयरहोल्डर्स। सही, मतलब जो जिस प्रकार जिस पॉलिसी के हिसाब से आप काम करो, यू आर नॉट लाइकिंग टू इट, in that case also shareholders can remove such director। नेक्स्ट, अच्छा, डायरेक्टर्स कैन बी रिमूव्ड, मैंने बोला आपको ओआर दैट इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके, सो डायरेक्टर्स कैन बी रिमूव्ड बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। ठीक है, सो बेसिकली अपॉइंटमेंट के वक्त भी ओआर इन जीएम लगता है और रिमूवल के वक्त भी ओआर इन जीएम लगता है, पक्का समझा क्या? ओके, डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय ट्रिब्यूनल कैन नॉट बी रिमूव्ड, सही बात है, अभी जो डायरेक्टर को ट्रिब्यूनल में अपॉइंट किया है तो वो सिर्फ ट्रिब्यूनल ही उसको रिमूव भी कर सकता है। आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर। क्या आपको समझ रहा है? सेक्शन 169, इफ मैं बोल रहा आपको समझ रहा है, समझ आपको मुंडी नॉड करनी है, यू हैव टू नॉड योर हेड एंड बेसिकली सर आपको कैसे समझेगा, नहीं इट इज कम्युनिकेशन ब्रो, हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है, चलो, जोक्स अपार्ट, बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज रिमूवल का सेक्शन क्या है, सेक्शन 169। रिमूवल मतलब क्या, देखो हम डायरेक्टर को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, देखो दो प्रकार के डायरेक्टर्स होते हैं जो अपॉइंट होते हैं, एक जो जिनको ट्रिब्यूनल अपॉइंट करता है और एक जिनको शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। हम शेयर होल्डर्स है तो हमने अगर अपॉइंट किया तो हम उसको निकाल भी सकते हैं, बट अगर ट्रिब्यूनल ने अगर किसी डायरेक्टर को अपॉइंट किया है तो सिर्फ ट्रिब्यूनल ही उसको निकाल सकता है। समझा? ये इनहेरेंट पावर है, इनहेरेंट राइट है शेयर होल्डर्स का टू रिमूव द डायरेक्टर्स व्हेनेवर दे फील टू डू सो, नॉट ओनली ऑन द ग्राउंड कि इसने फ्रॉड किया, मिसकंडक्ट किया, मिसफिजेंस किया तो इसको निकाल सकते हैं, नो, दे कैन बी रिमूव्ड व्हेन दे आर नॉट वर्किंग एज पर द स्टैंडर्ड और एज पर द पॉलिसीज दे आर वर्किंग, द शेयर होल्डर्स आर नॉट लाइकिंग, इन दैट सर्कमस्टेंस भी हम दैट इज क्या कर सकते हैं, डायरेक्टर को रिमूव अपन कर सकते हैं। ठीक है, सर डायरेक्टर को रिमूव करना है तो कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग पास होगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए प्रोविजन अलग है, हम तभी उसको देखेंगे बाद में। ठीक है, चलो, अपॉइंटमेंट के वक्त कौन सा रेजोल्यूशन, ओआर इन जीएम, एंड दैट इज रिमूवल के वक्त भी ओआर इन जीएम ही होता है, बट डायरेक्टर जो ट्रिब्यूनल ने अपॉइंट किया है उसको हम निकाल सकते नहीं है, उसको दैट इज जाने के पहले डायरेक्टर शैल बी गिवन आरओओबीएच, दैट इज रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। क्या? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, लिखो कहीं पे, वहां पे लिखो। ऑर्डिनरी मतलब डायरेक्टर को क्या देना पड़ेगा आपको, पहले उसको निकालने से उसको अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड तो दो, उसको उसकी जगह तो रखने के लिए, तो बिकॉज आपने क्या किया, उसको एलिगेशंस रीजंस तो दे दिए आपके, बट अपनी ये दैट इज उसको रीजंस के जिस बेसिस पे उसको निकाल रहे हो, लेट हिम क्लैरिफाई हिज ओन पोजीशन आल्सो, सो बिफोर रिमूविंग द कंसर्न डायरेक्टर शैल बी गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। क्लियर हुआ क्या? चलो मस्ती से एकदम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो वैकेंसी हो गया, मैंने जैसे आपको बताया, देखो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई थी, ये वैकेंसी क्रिएट हो गई थी। ठीक है, डायरेक्टर थे तो वैकेंसी क्रिएट हो गई थी, सी को निकाल दिया, सो इन दैट केस वैकेंसी जो क्रिएट हो चुके हैं, द वैकेंसी क्रिएटेड ड्यू टू रिमूवल ऑफ डायरेक्टर शैल बी फिल्ड इन द सेम मीटिंग। तो जो रिमूवल के कारण वैकेंसी क्रिएट हुई है उसी मीटिंग में आपको उसको वैकेंसी को फिलअप भी करना है, प्रोवाइडेड द सेम शैल बी मेंशन्ड इन स्पेशल नोटिस। तो स्पेशल नोटिस के अंदर अगर नए पर्सन का अगर नाम लिख के रखा है, सो इन दैट केस अपन उस पर्सन को हम कंसिडर कर सकते हैं फॉर अपॉइंटमेंट। ठीक है, सो नोटिस के अंदर लिखा होना चाहिए।
अगर नोटिस में सिर्फ इतना लिखा है कि इसको निकालो तो हम सिर्फ उसको निकालेंगे, ठीक है, बाद में अपॉइंटमेंट का कंपनी देख लेगा, ठीक है। बट अगर शेयर होल्डर्स ने बोला इसको निकालो और इसको रखो, तो जो जिसको मतलब जैसे हमारे केस में सी को निकालो और जे को हायर करो, सो जे का विल बी कंसिडर एज अपॉइंटमेंट, ठीक है, हम उसको कंसिडर करेंगे फॉर अपॉइंटमेंट। द न्यूली अपॉइंटेड director shall hold the office, कब तक रखेगा? फॉर बैलेंस पीरियड ऑफ द प्रीवियस director, shall hold the office up to the period the removed director could have been held। तो वो 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ था, अगर उसको नहीं निकालते तो पूरे 5 साल कंटिन्यू करता, बट 5 साल में से उसने 3 साल कंप्लीट कर दिए, तो रेस्ट 2 साल तो कंटिन्यू करता है ना वो, तो 3 साल उसने कंप्लीट कर दिए, सो दैट इज अब 3 साल पर उसका निकाल दिया, बाकी के 2 साल के लिए मिस्टर जे दैट इज न्यू डायरेक्टर क्या करेगा? कंटिन्यू करेगा। क्लियर है क्या? अब मान लो दैट इज आपको हमने अब 5 साल के लिए अपॉइंट किया, तो आपने सोच लिया भाई जो भी है अभी यही है, बस यही कंपनी है, इसके साथ ही हमारे को रहना है। 5 इयर्स का मतलब मस्त अग्रीमेंट वग्रीमेंट साइन हो चुका है, एंड दिस इज द बेसिकली थिंग, मतलब अभी हमारे को कहीं जाना ही नहीं है, कंफर्ट जोन आ जाता है, ठीक है। सो 5 इयर्स एग्रीमेंट इज बीइंग साइंड, ये डायरेक्टर इस कंपनी का बन चुका है। बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज अगर वो समझो दैट इज डायरेक्टर को आप निकाल देते हो, आप समझो उस डायरेक्टर को, रेजिग्नेशन नहीं है, रेजिग्नेशन इज डिफरेंट समथिंग, ठीक है, निकाला नहीं है, मतलब द मैटर ऑफ फैक्ट इज डायरेक्टर को निकाल दिया, ठीक है, डायरेक्टर को निकाल दिया, अभी उसके साथ अपने टर्म्स एंड कंडीशन साइन करी थी। सो इन दैट सर्कमस्टांस आपको उसको लॉस ऑफ ऑफिस हुआ ना भाई, अब उसका घर बार कैसे चलेगा? तो उसको आपको क्या देना पड़ेगा? कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। आपने उसको उसके प्री मच्योरली उसको रिमूव कर दिया, सो इन दैट सर्कम्स उसको आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। रिमूव डायरेक्टर शैल बी लायबल टू रिसीव द डैमेजेस एंड कॉम्पनसेशन एज पर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट। जब टर्म्स एंड कंडीशन साइन की थी 5 इयर्स के लिए हम आपको अपॉइंट किया, और जैसे हम आपको रिमूव करेंगे तो हम आपको टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से इतना इतना अमाउंट ऑफ पेमेंट देंगे, तो जब आप उसको डायरेक्टर को निकाल लेते हो उसका टर्म खत्म होने से पहले, तो आपको उसको लॉस ऑफ ऑफिस का जो भी कंपनसेशन आप उसको देना पड़ेगा। क्लियर हुआ गाइस? अच्छे से समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो केस लॉ, बहुत आसान केस लॉ में उसको याद करेंगे। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर का सेक्शन कौन सा? सेक्शन 169। कौन सा सेक्शन है? 169। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर का सेक्शन कौन सा है? 169। फिर से एक बार रिपीट करते हैं केस तक, डी तक क्या क्या देखा आपने? चलो क्विकली चलो चलो साथ साथ बोलते रहने का, ठीक है। चलो एकदम जज्बे से पढ़ना है रे, एकदम ग्लूमी होके मत बैठो। इफ यू आर सिटिंग लाइक दिस अच्छे से बैठो भाई, एकदम कड़क बैठना है, ठीक है। एंड चीजों को एकदम एकदम कंटेस्ट कर लेना है, इट हैज टू बी स्टिक इन योर हेड, ठीक है। Just not stick the sticky notes on your sticky book, stick it in your head so it gets sticked very hard and your result gets sticked very nice, ठीक है। otherwise hitting with the stick, ठीक है। so much of sticky things now, ठीक है। चलो let's stick to the topic, चलो let's move forward। section 169 that is removal of director। अब डायरेक्टर को रिमूव दो प्रकार के देखो रिमूवल हो सकते हैं। एक डायरेक्टर देखो दो प्रकार से अपॉइंट हो सकते हैं, एक अपॉइंटमेंट बाय शेयर होल्डर्स एंड अपॉइंटमेंट बाय ट्रिब्यूनल। So director appointed by shareholders can only be removed by shareholders and director appointed by tribunal can only be removed by tribunal itself, ठीक है। अब शेयर होल्डर्स के पास एज पर सेक्शन 169 के हिसाब से इनहेरेंट राइट, इनहेरेंट पावर होता है कि वो डायरेक्टर को रिमूव कर सकता है, हाँ, वेरेवर दे फील्स टू डू सो। नॉट नेसेसरी कि बंदे ने फ्रॉड किया है, मिसफिजेंस किया, मिसकंडक्ट किया तो ही उसको निकाल सकते हैं। दे कैन बी रिमूव्ड when the director is not working as per the standards of the company, he is not working as per the code of standards जो हमने मेंटेन करके रखा अपने कंपनी के लिए। बंदा प्रॉपर काम कर रहा है बट ऐसे प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, he is doing legal work, he is not doing fraudulent activity or something, but the policy in which he is working upon, we are not, he is not fitting as per the corporate policy of our company, so he is not appetite person and he is not apt person for my board। so in that circumstance डायरेक्टर को लगता है नहीं ये बंदा लीगल काम तो कर रहा है, मतलब अच्छे से काम कर रहा है, बट हमारे को उसका काम नहीं जम रहा, निकाल सकता है, ठीक है, उसको निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो। रिजोल्यूशन कौन सा पास करने का? रिमूवल के लिए आपको रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। आपको नोटिस देना पड़ेगा कंपनी को, फिर कंपनी अकॉर्डिंगली चीजें आगे करेगी, ठीक है। तो आप ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन जनरल मीटिंग पास करके उसको निकाल सकते हो। क्लियर है क्या? अब निकालने से पहले उसको ROOBH देना पड़ेगा, दैट इज रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। क्या? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड, उसको उसका साइड रखने के लिए आपको दैट इज थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। सो बेसिकली टाइम देना पड़ेगा इन सेंस उसको एक अपॉर्चुनिटी दो कि उसको वो अपना प्ली बता पाए, वो रीजंस दे पाए, ठीक है, दैट वे। चलो नेक्स्ट द मैटर ऑफ फैक्ट इज, हाँ, अब जिस मीटिंग में हमने डायरेक्टर को निकाल दिया है उस मीटिंग में वो वैकेंसी को फिल करेंगे। अगर शेयर होल्डर्स ने जो नोटिस दिया था किसको निकालो, उसके अंदर उन्होंने बोल के भी रखा है इसको निकाल के किसी और को रखो, तो किसी और को रखो वाले पर्सन को अपन कंसिडर कर सकते हैं फॉर फिलिंग द वैकेंसी। इफ नहीं देन कंपनी विल कंसिडर टू फिल द वैकेंसी। अब नया समझो वैकेंसी क्रिएट हो, उसमें मिस्टर जे दैट इज नो जो नया डायरेक्टर अपॉइंट हो, वो कब तक ऑफिस होल्ड करेगा? जब तक पुराने वाले का बैलेंस पीरियड रह गया। 5 इयर्स के लिए अपॉइंट हुआ था पुराने वाला, 3 साल उसने कंप्लीट किया, 2 साल बाकी रह गया, थर्ड ईयर में निकाल दिया, तो बाकी 2 इयर्स तक ये मिस्टर जे रहेगा। क्लियर हुआ क्या? चलो अभी जो डायरेक्टर को निकाल दिया दैट इज मिस्टर सेकॉम ने निकाल दिया था, अभी 5 इयर्स का उसको
कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, हमने उसको बीच में ही निकाल दिया है, तो उसको जो नुकसान होगा नया जॉब मिलने के लिए, दैट इज बहुत टाइम उसका वेस्ट हो जाएगा। फॉर दैट मैटर उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। एक केस लॉ तो बहुत सिंपल केस है, बट इसका नाम मस्त है। आप इतना याद रखो, क्वीन क्यूरीज लिमिटेड, क्वीन क्यूरीज लिमिटेड, क्वीन क्यूरीज लिमिटेड वर्सेस शीना जोस। ठीक है, शीना जोस। ठीक है, क्वीन क्यूरीज लिमिटेड वर्सेस शीना जोस। ओके ओके ओके, ठीक है, क्वीन क्यूरीज लिमिटेड वर्सेस शीना जोस। ठीक है, अब बेसिकली देखो इसमें क्या हुआ था। इसमें दैट इज हुआ ये था कि दैट इज नोटिस में आपको बताना पड़ेगा। अगर शेयर होल्डर नोटिस देते कंपनी को, दे भाई कंपनी इसको निकाल दे, ये डायरेक्टर नहीं चाहिए, तो आपको रीजन डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, आपको ग्राउंड्स बताने पड़ेंगे जिस ग्राउंड पे आप उसको निकालने चाहते हो। नोटिस मस्ट डिस्क्लोज द ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, आपको ग्राउंड्स बताना पड़ेगा जिस ग्राउंड पे उसका निकालना चाहते हैं हो। तो क्वीन क्यूरीज लोन्स लिमिटेड वर्सेस शीना जोस में बता, क्वीन क्यूरीज जोन्स लिमिटेड, क्वीन क्यूरीज लोन्स लिमिटेड वर्सेस शीना जोस, क्वीन क्यूरीज लिमिटेड वर्सेस शीना जोस, क्वीन क्यूरीज लिमिटेड वर्सेस शीना जोस। क्या है? क्वीन क्यूरीज लिमिटेड वर्सेस शीना जोस। हमने 3 केस किए थे, इसमें सिंपल केस में डिसीजन ये पास हुआ था कि दैट इज डायरेक्टर्स ने, अगर शेयर होल्डर्स ने नोटिस दिया है कि इस डायरेक्टर को रिमूव करिए, तो उसके अंदर रीजंस लेके होने चाहिए कौन से ग्राउंड पे हम उसको निकालना चाहते हैं। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब रिमूवल ऑफ डायरेक्टर एज पर ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर। अभी ट्रिब्यूनल भी कभी डायरेक्टर को, अभी देखो, if the director is appointed by the tribunal, that same director can be removed by the tribunal also, but there are certain cases, समझो देखो इसमें कैसे थोड़ा अलग है। रिमूवल एज पर ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर, समझो मान लो कंपनी के 5 डायरेक्टर्स हैं, अब उसमें से ना, उसमें से कुछ डायरेक्टर्स है, दे आर वर्किंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, दे आर डूइंग साइफरिंग ऑफ फंड्स, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट बोलते हैं। हमने आपको एक्स पर्पस के लिए अपॉइंट किया, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स के लिए आपको अपॉइंट किया, बट फ्रॉडुलेंट कंडक्ट कर रही है। शेयर होल्डर्स को दिख रहा है कंपनी के डायरेक्टर्स कुछ ना कुछ कंपनी की वाट लगा रहे हैं। ठीक है, दे आर नॉट एक्टिंग फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, दे आर एक्टिंग फॉर द वर्स्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, दे आर नॉट मैनेजिंग द अफेयर्स प्रॉपर्ली, दे आर मिसमैनेजिंग द अफेयर्स, दे आर कंडक्टिंग ऑपरेसिव अफेयर्स। साइफरिंग ऑफ फंड समझते हो? दिस इज वन ऑफ द हॉट टॉपिक इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, साइफरिंग ऑफ फंड्स समझो। आप डायरेक्टर कंपनी के अपना लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स विड्रॉ करते हो कंपनी के अकाउंट से या फिर कंपनी के दैट इज कैश बॉक्स से, फॉर द पर्पस ऑफ योर पर्सनल नीड्स। इसको ड्राइंग्स जिसको आप बोलते हो, पर ड्राइंग्स तो लीगल हो गया ना, आपको अब ड्राइंग से ना अलाउड है, बट आप उसको क्या करोगे, बाद में उसको रीपे भी करोगे। बट दे आर जस्ट विड्रॉइंग द फंड्स ऑफ द कंपनी, ओवर आर्किंग असेट देयर, ओवर आर्किंग एक्सपेंसेस कर देते हैं, एक्सपेंस ओवर वैल्यू कर दिया। ठीक है, बट द फंड्स दे आर यूजिंग फॉर देयर ओन सेल्फ पर्पस, नॉट अलाउड। इसको ऑपरेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। सिंपल भाषा में बोलो, अपनी दैट इज पोजीशन का गलत इस्तेमाल करना। शेयर होल्डर्स को लग रहा है कि अपने दैट इज डायरेक्टर्स के जो पैनल पे लोग बैठे हैं, ये लोग ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं, सिर्फ निकालना नहीं, इनको सजा भी दिलवानी है। सो इन दैट केस दे कैन मेक एन एप्लीकेशन, सेक्शन 241 एंड सेक्शन 242 इसको गवर्न करता है। सो ऐसे डायरेक्टर्स जो कंपनी में मिसमैनेजमेंट करते हैं, कंपनी के अफेयर्स को गलत तरीके से क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, अफेयर्स को मिसमैनेज करके रखा है। ठीक है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इंडल्ज्ड है, साइफनिंग ऑफ फंड्स करें, साइफनिंग ऑफ फंड्स अच्छे से याद रखना, दैट इज यूजिंग द फंड्स ऑफ द कंपनी फॉर द पर्सनल पर्पसेस। इन दैट सर्कमस्टांस दैट इज शेयर होल्डर्स कैन मेक एन एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल को, हे एनसीएलटी, हे एनसीएलटी हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स मिसमैनेजमेंट ऑपरेशन ये सारे कंडक्ट कर रहे हैं। आपको इन डेप्थ है ये, फाइनल में बहुत मस्त सेक्शन है ये। ठीक है, बहुत बड़ा है। ठीक है, हम ट्रिब्यूनल को हमने प्रे करा, एप्लीकेशन करा शेयर होल्डर्स ने कि हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स दे आर डूइंग ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, दे आर डूइंग साइफरिंग ऑफ द फंड्स, दे आर यूजिंग द कंपनी एज द प्ले फॉर देयर ओन पर्सनल विम्स। मतलब बेसिकली कंपनी की जो पोजीशन उन्होंने अक्वायर किया एज डायरेक्टर, उसको गलत व्यवहार करे, गलत तरीके से इस्तेमाल करे, विच इज गोइंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। इन दैट सर्कमस्टांसेस, इन दैट सर्कमस्टांस को ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, ट्रिब्यूनल उनके टर्म्स दैट इज जो अग्रीमेंट है उसको क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। अग्रीमेंट को टर्मिनेट कर देगा मतलब, अगर समझो मान लो एक डायरेक्टर अपॉइंट था 5 इयर्स के लिए, उसको आज ही उसकी अग्रीमेंट को क्या कर दिया, सेट असाइड कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, मतलब इसको आगे कंटिन्यू करने मत दो। ठीक है, नेक्स्ट, तो ट्रिब्यूनल इन सच केस टर्मिनेट और सेट असाइड एन अग्रीमेंट विद द डायरेक्टर। मतलब अगर मान लो उस डायरेक्टर को हमने 5 साल के लिए अपॉइंट किया था, 2 साल उसने काट चुके कंपनी के अंदर, इन दैट सर्कमस्टांस फॉर रिमेनिंग पीरियड विल नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू, उसका अग्रीमेंट को टर्मिनेट करने का ऑर्डर पास कर दिया। हे कंपनी, ये डायरेक्टर ऐसा ऐसा काम कर रहा है, आप इसकी एग्रीमेंट को हमने सेट असाइड कर दिया है, इस एग्रीमेंट का परफॉर्म मत करो, उसको निकाल दो। ठीक है, ट्रिब्यूनल कैन ऑल्सो ऑर्डर रिमूवल ऑफ दैट डायरेक्टर, निकालने का, अग्रीमेंट खत्म कर दो, उसको निकाल दो। सच डायरेक्टर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ, काहे का कॉम्पनसेशन देंगे? सर आपने तो बोला था 5 साल के लिए अपॉइंट किया ना डायरेक्टर को, तो अग्रीमेंट के हिसाब से अगर 5 साल के लिए अपॉइंट किया है और बीच में निकालेंगे तो उसको नुकसान होगा, तो भाई हम क्या करेंगे, उसको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करेंगे।
दिस डायरेक्टर की वजह से, ये बफून की वजह से, डायरेक्टर की वजह से, ये डायरेक्टर की वजह से कंपनी को कितना नुकसान हुआ है, कंपनी के शेयर होल्डर्स को कितना नुकसान हुआ है। सो इस डायरेक्टर्स को निकाल दो, उसका अग्रीमेंट वो सेट असाइड कर दिया कोर्ट ने, उसको कुछ लॉस का कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। इसने कंपनी की जो दैट इज एक बोलते हैं पोजीशन को, रिस्पॉन्सिव पोजीशन को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। सो फॉर दैट मैटर, अगर कोई शेयर होल्डर जाके बोलता है हमारे डायरेक्टर्स ने ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट कंडक्ट किया, गलत तरीके से अपने पोजीशन को इस्तेमाल करके और बिजनेस के एंड एक्टिविटीज को कंडक्ट कर रहे हैं, अगर ये एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल के पास जाता है, फिर ट्रिब्यूनल सीधा कंपनी को ऑर्डर पास करके बोलेगा इसका टर्म्स एंड कंडीशंस है जो भी एग्रीमेंट का, सेट असाइड करो, इसको निकाल दो, इसको रिमूव कर दो, और निकालने के बाद इसको कोई भी आप कॉम्पनसेशन नहीं दोगे। द डायरेक्टर शैल नॉट बी अलाउड टू गेट एनी कॉम्पनसेशन, आपको कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। क्लियर है क्या? एंड नेक्स्ट ऑल्सो, ऐसा डायरेक्टर ऐसा डायरेक्टर ऐसा डायरेक्टर आज से 5 साल तक, ऐसा डायरेक्टर जिस दिन ऑर्डर पास हो ट्रिब्यूनल का, ऐसा डायरेक्टर आज से 5 साल तक कंपनी में वापस डायरेक्टर भी नहीं बन सकता, एमडी भी नहीं बन सकता, मैनेजर भी नहीं बन सकता, अनलेस अनटिल वो प्रायर अप्रोवल। आज ऑर्डर आ गया ट्रिब्यूनल का, आज ऑर्डर आ गया कि एप्लीकेशन शेयरहोल्डर्स ने किया, ट्रिब्यूनल ने पूरे एप्लीकेशन को देखा कि भाई ये डायरेक्टर्स ने क्या किया है, ओके साइफनिंग ऑफ फंड्स किया है, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया है, कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम किया है, मतलब इन्होंने अपनी पोजीशन का गलत व्यवहार किया, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का केस है। ठीक है, कंपनी कुछ ऑर्डर पास किया, कंपनी इनके अग्रीमेंट क्या 5 साल के, सेट असाइड कर दो, आज निकालो इनको, सेट असाइड कर दो, टर्म्स एंड कंडीशंस को खत्म कर दो, खारिज कर दो, इनको निकाल दो, रिमूव द डायरेक्टर, डायरेक्टर्स को रिमूव कर दिया जाएगा। एट द सेम टाइम सर कंपनी का डायरेक्टर को निकाल देते उनको लॉस, अरे कुछ लॉस होगा डायरेक्टर को होने दो, उनके वजह से कंपनी को नुकसान हुआ, उनको कुछ भी कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया नहीं जाएगा, कोई भी कॉम्पनसेशन उसको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ऑल्सो ये जो डायरेक्टर्स है, जो भी डायरेक्टर्स होंगे, एक दो जो भी डायरेक्टर्स होंगे, वो कंपनी के साथ नेक्स्ट 5 इयर्स तक, ये सेम कंपनी में नेक्स्ट 5 इयर्स तक वो डायरेक्टर नहीं बन सकते, एमडी नहीं बन सकते, मैनेजर नहीं बन सकते। इसका मतलब एम्प्लॉय बन सकते हैं, हाँ नॉर्मल एम्प्लॉय बन सकते हो, नॉर्मल दैट इज आप बेसिकली स्टाफ बन करके रह सकते हो, बट ये सेम कंपनी के अंदर आप एमडी, डायरेक्टर, मैनेजर आप नहीं बन सकते फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स, अनलेस एंड अनटिल आपको ट्रिब्यूनल को अपने लीव पिटीशन के, स्पेशल लीव पिटीशन बोलते हैं, प्लीज हमारे से गलती हो गई, और ट्रिब्यूनल अगर मान गया तो फिर 5 इयर्स में फिर से बन सकते हो, बट द मैटर जनरली ऐसा होता ही नहीं है। ट्रिब्यूनल ने एक बार ऑर्डर पास कर दिया और बोल दिया कि भाई इसका अग्रीमेंट को सेट असाइड कर दो, इसको रिमूव कर दो, और इसको कुछ कंपनसेशन मत देना रिमूवल के लिए भी, इसकी वजह से कंपनी को नुकसान हुआ, एंड तुम डायरेक्टर्स आप सेम कंपनी में 5 इयर्स तक के लिए डायरेक्टर्स एज ए डायरेक्टर, एमडी फिर मैनेजर बन नहीं सकते, अनलेस एंड अनटिल कुछ स्पेशल केसेस में अगर डायरेक्टर आता है, गिड़गिड़ाता है, ही डायरेक्टर मतलब बेसिकली ये ट्रिब्यूनल गलती हो गई, जज साहब गलती हो गई, हमारे को वापस रीइंस्टेट कर दो, इन दैट केस फिर उनको दैट इज वो कंपनी के अंदर फिर वो एमडी, डायरेक्टर या फिर मैनेजर बन सकते हैं, बट जनरली ऐसा नहीं होता है। द मैटर ऑफ फैक्ट इज 5 साल तक वो डायरेक्टर, मैनेजर या फिर उस कंपनी के एमडी नहीं बन सकते, बट एम्प्लॉय बन सकते क्या, 5 साल के बीच में भी वो एम्प्लॉय स्टाफ बन सकते हैं, बट नॉर्मल पोजीशन पे लगे है। कहाँ बड़ी पोजीशन थी, कहाँ आप दैट इज एकदम स्टाफ क्लर्क बना करके आपको छोड़ दिया। क्लियर हुआ गाइस? विद दैट वी हैव कंक्लूडेड द रिमूवल ऑफ डायरेक्टर वाला सेक्शन। ठीक है, एक बार क्विकली अपन इसका रिविजन कर देते हैं एंड फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो चलो चलो। सेक्शन 169 बात करता है रिमूवल का। क्विकली सेक्शन 169 टॉक्स अबाउट रिमूवल। सो डायरेक्टर कैन बी रिमूव्ड, यस। दो प्रकार के होते हैं डायरेक्टर्स, ठीक है, एक डायरेक्टर जिनको ट्रिब्यूनल अपॉइंट करता है, एक डायरेक्टर जिनको शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। शेयर होल्डर डायरेक्टर को निकाल सकते हैं, यस, उसका एक प्रोसीजर है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। शेयर होल्डर क्या करेंगे, नोटिस, क्या स्पेशल नोटिस, अभी आपको याद हो जाना चाहिए, स्पेशल नोटिस देंगे। स्पेशल नोटिस में उस डायरेक्टर का नाम लिखेंगे जो कि अपने एग्जाम्पल के सबसे मिस्टर सी था, ठीक है, फिर रीजन भी लिखेंगे उस डायरेक्टर को हम क्यों निकाल रहे हैं, अगर उसकी जगह किसी और पर्सन को अपॉइंट करें तो उसका नाम लिख देंगे, समझा। और ये किसको देंगे, ये कंपनी को सर्व करेंगे, ये कंपनी के पास आएगा, जैसे ही कंपनी के पास ये नोटिस आएगा कंपनी किसको दे देगी, दैट इज कंसर्न डायरेक्टर को दे देगी, कंसर्न डायरेक्टर दैट इज मिस्टर सी को दे देगी, ठीक है। एंड अभी द मैटर ऑफ फैक्ट इज फिर जनरल मीटिंग बुलाया जाएगा, और जनरल मीटिंग में अगर डायरेक्टर को रिमूव करना है कौन सा रिजोल्यूशन, बताओ, डायरेक्टर को रिमूव करना है कौन सा रिजोल्यूशन, जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से डायरेक्टर को रिमूव किया जाएगा, एंड उसके प्लेस पे अभी जो वैकेंसी क्रिएट हो गया है वो वैकेंसी को फिलअप कौन करेगा, जो दैट इज नया डायरेक्टर हम उसके प्लेस में अपॉइंट कर देंगे। समझो मान लो मिस्टर जे को हमने ऐसा नया डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया, इन दैट सर्कमस्टांस मिस्टर जे कितने टाइम के लिए ऑफिस होल्ड करेगा, जो दैट इज समझो प्रीवियस डायरेक्टर 5 इयर्स के लिए था, उसको हमने 3rd ईयर में निकाल दिया तो बैलेंस 2 इयर्स रह गए, तो बैलेंस पीरियड के लिए वो मिस्टर जे ऑफिस कंटिन्यू करेगा। क्लियर है क्या, पक्का समझा दैट वे।
सो फॉर दिस लेक्चर इट इज डन। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अपन और उसके बाद अपन बाकी के प्रोविजंस कंप्लीट करेंगे। अच्छे से पढ़ो, कुछ डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू अस, ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट।